डर लग रहा है कि इसको कुछ होने लगे। If you guys have been watching the show, the most juiciest part is coming now. आपके घर में कौन कौन है? I used to live with my grandparents. My parents are separated. जब मैं मंटो पे गया, simultaneously I was doing बज्जो. उसकी पिच थी, ये छत फाड़ के भी वो पिच निकल जाए। अब उस पिच के साथ मैं आया हूँ पहले दिन नदीम साहब के सेट पे, एंड पहले दिन जब मैंने वो जाके किया तो वो तो परेशान हो गए, मुझे साइड पे लेके गए। उन्होंने कहा हशाम आप मुझे 1% ऑफ बज्जो दो। मैं कहा 1% पे तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो कहते वही तो मुझे चाहिए। What's the challenge? चैलेंज इज के अब मेरी सोच थोड़ी बदल चुकी है। वो जो एक हीरो बनने वाला एक शुरू में होता है कि जी मैं हीरो बन जाऊं, वो चीजें हो गई तो हो गई। मेरे लिए कि प्रोसेस कैसा है, मेरे लिए तो हमाद भी हीरो अपने की एक सोच है, सोच आपकी कैरेक्टर की कैन बी हीरोइक। आपकी शादी हुई भी है ऑलमोस्ट 3 years हो गए। तो फिर तो आपने उस टाइम पे शादी की जब आप खुद भी स्ट्रगल कर रहे थे। शायद मेरी अम्मी तो ये कहती हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तो देखो तुम्हारा काम कुड बी हर लक। बिल्कुल। अपनी अम्मी की क्या रिफ्लेक्शन देखते हैं आप अपने अंदर? पैशन और जो सारा वो आया है मेरे अंदर, मेरा आई थिंक मेरी अम्मी की तरफ से। शी इज वेरी क्रिएटिव। एंड हाउ वाज वर्किंग विद सच बिग नेम्स? ओवरवेलमिंग था, एक्साइटिंग था? बहुत ज्यादा। सजल, अजान, द वे मैं खुद जाता था, मैं कहता था आई वांटेड टू रिहर्स द सीन, तो वो खुद तैयार बैठे होते। हम लोग 20-20 दफा, 30-30 दफा। अजान, सजल, बोथ ऑफ देम आर वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर्स। हमाद साहब फरहाद के अगेंस्ट क्यों चले गए? एक जगह मुझे नजर आ रहा है कि अब हजारों लोग मर सकते हैं, बहुत ज्यादा कार्नेज की तरफ ये चीज जाने लगी है। तो मेरी थॉट अपने फादर के साथ अलाइंड है कि ये सुलह मत टूटने दो। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद अल्लाह? पिछले 5 साल में दी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो है इट्स विद माई अल्लाह। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन खुशा मैगजीन। इंटरेस्टिंग टाइम होता है जब मेरे पास वो एक्टर्स आते हैं जिनका जर्नी अभी इतना लंबा नहीं हुआ था और हम उनको किसी एक शो में देखते हैं एंड लाइक यार इसमें हमें बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। आई थिंक हमाद का कैरेक्टर इन मैं मंटो नहीं हूँ, उसमें भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन मुझे ऐसा लगा कि इनमें कोई बात है, मुझे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। और ट्रिक यही होती है कि कुछ सीन्स जो बड़े नॉर्मल आपको लगते हैं, जिसमें कोई चीख नहीं रहा, कोई कुछ एक्शन नहीं कर रहा, कोई एक्टिंग टूल उनके पास ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो ज़्यादा अपने आप को बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर सकें। तो इतने सटल सीन में एक अच्छा सीन परफॉर्म करना कि ऐसा ना लगे कि बस खाना पूरी हो रही है, फिल करें, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आप ऑडियंस को कनेक्ट कर जाएं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है एंड आई फेल्ट ही मैनेज टू डू इट। तो आज हमारे साथ हशाम खान है स्टूडियो में। इससे पहले हम उनको बज्जों में, महरूम में और गिरह में देख चुके हैं। आज हमने उनको इन्वाइट किया है अपने स्टूडियो में। मालूम करें कि बिन्यामीन की फैमिली की असल इंटेंशन क्या है, क्या वो प्रिटेंड करें या वाकई वो फरहाद के अगेंस्ट चले जाएंगे और महमल का साथ दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कि कि आपने परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया एंड देन यू कॉन्टैक्टेड मी एंड नाउ दैट आई एम हियर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, अ बिट नर्वस बट इट फील्स गुड। मुझसे ज़्यादा नर्वस नहीं हो सकते आप। नहीं हम दोनों, अभी इन्होंने मुजाहिरा देखा है, हम एक ही, वी ऑन द सेम बोट। बिल्कुल हम सेम बोट। मैं कहना चाहती थी ड्रामे का नाम है मैं मंटो नहीं हूँ, मैं कही थी मैं इतनी बुरी होस्ट नहीं हूँ बिकॉज मैं अटक और फिर मुझे इतना हंसी का दौरा पड़ा। तो हशाम इज लाइक कर लेंगी आप कर ले। मैंने कहा हशाम कंटिन्यूटी इशू भी है ना। जबरदस्त तो कह रही हैं आप। और क्या चाहिए? अब सही हो गया। वो इंट्रो में मेरे साथ कुछ होता है, अक्सर होता है। नहीं वो तो इट्स एवरीवन। हम भी तो 10 रीटेक्स करते हैं, आपके सामने फाइनल टेक आती है। हाँ लेकिन यार मुझे डर लग रहा था लोग जज करेंगे, वैसे तो बड़ा सही कर रही होती है, ये आज देखो इंट्रो ही नहीं हो रहा है इससे। नहीं बिल्कुल। बट यू सॉ व्हाट हैपेंड। फैंटास्टिक जॉब एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। देखिए हमने आपके लिए अरेंजमेंट की हुई, आवाजें भी हमारी जरूरी है, जरा एक एम्बियंस होना चाहिए कराची का। हमने कहा सिर्फ मैं क्यों वेलकम करूं, आसपास से भी लोग आपको वेलकम कर रहे हैं। तो क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है रिस्पांस आपको आपके कैरेक्टर का? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओवरवेलमिंग। जितना आई थिंक मेरा ख्याल है अभी मेरे 7-8 सीन्स ही आए होंगे एंड उस तरह लिमिटेड का 7-8 से तो ज्यादा हो चुके हैं। आई थिंक लिमिटेड पिछले वाली एपिसोड में तो अच्छे खासे बिल्कुल गाड़ी के सामने वो आमना सामना, फिर बिल्कुल बट पिवटल मूवमेंट्स पे। बट उस तरह ये कि इट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कम काम में भी आई थिंक ये मिस्टर नदीम बेग का ब्रिलियंस है कि बस लोगों को इतना काम पसंद आ रहा है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, पीपल आर कॉन्टैक्टिंग मी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड and people are appreciating the show, everyone's performance and अल्लाह का शुक्र है उनको हमाद का कैरेक्टर भी पसंद आया। मुझे ना पता नहीं क्यों, अब वी विल नॉट रिवील इट एंड मे बी मैं ऐसे ओवर थिंक कर रही हूँ, मुझे बेचारे हमाद के लिए इतना बुरा फील हो रहा है, मुझे इतना डर लग रहा है कि ये
इसको कुछ होने नहीं लगा चाहिए। मुझे शुरू से आई डोंट नो, पहले सीन में जब आप आए थे तब से मुझे लगता ये जाएगा, ये जाएगा। अच्छा, ये सवाल सब पूछ रहे हैं। हाँ, ये आई सवाल डोंट नो मुझे क्या है आपके कैरेक्टर में, कुछ आपकी शक्ल की मासूमियत है या क्या है कि सब लोगों को लग रहा है ये बेचारा है, ये तो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली देखिए, लाइक मैं कुछ बोल तो सकता नहीं बिल्कुल भी हूँ, नहीं, लेकिन बिल्कुल मैं नहीं। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि इफ़ यू गाइज हैव बीन वॉचिंग द शो, द मोस्ट जूसियस्ट पार्ट इज कमिंग नाउ। अब इतना ज़बरदस्त ये मतलब हम आगे, आपका और भी देखेंगे भी रोल। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मतलब बिल्कुल अभी बिल्कुल action कुछ में नहीं आएंगे होने हमाद। बहुत एक्शन पैक ड्रामा है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकिन हैं। हमाद हमें बड़े मध्यम फरहाद के बिल्कुल ऑपोजिट लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है क्या? नहीं, आई थिंक कि एक फैमिली में काफ़ी डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो अभी तक तो जो एक साइड आई है, आई थिंक कि स्पेक्ट्रम की एक साइड पे फरहाद है, एक साइड पे हमाद है। तो अगर आप देखेंगे जो बाबर सर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मेरे फादर का, उनकी भी सोच बड़ी मुख्तलिफ है। माई मदर, उनकी सोच भी बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मुख्तलिफ है। आई थिंक हमाद इज़ मोर अलाइंड विद द फादर्स थॉट प्रोसेस, और जो फरहाद है आई थिंक इज़ अम्मा के इन्फ्लुएंस के अंदर आके, एंड अम्मा का शायद कुछ ना कहना उसको, वो उसको ना ज़रा और फिर ही गोज़ ऑन द रॉन्ग पाथ। आई मीन दिस इज़ माई असेसमेंट सो फार एज एन ऑडियंस। ठीक है, एज एन ऑडियंस डिस्क्लेमर देखें ज़रा। ओके, विल कम बैक टू मैं मंटो नहीं हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर पार्ट। अभी हम पहले मालूम करते हैं आपके बारे में, ज़रा कुछ जाने तो सही। आप लाहौर से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल। ओके, एंड फिर एक्टिंग का बचपन से शौक था कि आप हीरो बनना चाहते थे बॉलीवुड मूवीज़ देख के, या ऐसा कुछ नहीं था और बाय चांस किस्मत आपको यहाँ ले आई? बिल्कुल ऐसे ही था कि कौन सा वाला, पहला पार्ट मेरे सवाल का या सेकंड पार्ट? दोनों पार्ट आई थिंक जो थे दोनों part सच थे। सही हैं? हाँ, अच्छा, मेरा ये okay. ख्याल है कि ख्याल क्या एक्चुअली बहुत यंग एज से आई थिंक एक इग्नोरेंस और एक चार्म होता है व्हेन यू वॉच मूवीज़। आपको पता तो होता है नहीं कि कितनी मेहनत मजदूरी इसके पीछे, बट ऑब्वियसली बॉलीवुड मूवीज़ थी जो द फर्स्ट थिंग विच कॉट माई आई, एंड आई थिंक द ओनली पर्सन जिसको मैंने जाके बताया था वॉज माई नानी, माई ग्रैंड मदर, कि मैं बड़ा होके मैंने एक्टिंग करनी है एंड मैंने हीरो बनना है। एंड उस वक्त तो हीरो का यू डोंट नो अबाउट कैरेक्टर्स, आपने बस हीरो बनना होता है। शाहरुख खान को आपने देखा होता है एंड हर बच्चे को लग रहा होता है कभी कि आई वांट टू बी द नेक्स्ट शाहरुख खान। आपको भी वो ये वाला करना था, ये करना था, ये हर चीज़ जो थी, किरण भी था, हाथ फैलाना भी था, सब कुछ था। एंड बट आई थिंक कि नानू ने भी उस वक्त मतलब एवरीवन जस्ट दे लाफ इट ऑफ, उनको पता नहीं लिया होता। मैं खुद भी किसी के सामने हिम्मत नहीं थी। मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी का शोबिज़ से ताल्लुक़ नहीं है, लोगों को पता भी नहीं। हमने शायद किसी एक्टर को भी उस तरह हमारी रिलेशनशिप या मुलाकात किसी से ना हुई हो। बट आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो चीज़ व्हाट माई ग्रैंड मदर थॉट के डाई डाउन करेगी, वो बढ़ती रही। एंड जब यूनिवर्सिटी जाने की बारी आई तो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मस्टर्ड सम करेज कि मैं अपनी अम्मी को जाके कहूँगा कि मुझे प्लीज़ न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी भेज दें, आई एम श्योर कि मैं यही करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत चालाकी से उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप ना जाके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लें, बिकॉज आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज़, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो तुम करके आ जाओ और फिर उसके बाद जैसे ही तुम वापस लैंड करोगे उसके बाद आप बताओ आपने न्यूयॉर्क जाना है, आपने लंदन जाना है, आपने जहाँ जाना है। तो कट टू 3 years लेटर मैं जब करके वापस आया तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे मामू के ऑफिस का दरवाज़ा दिखाया कि अब आप वहाँ जाएंगे। बट स्लोली आई थिंक माई फैमिली रियलाइज्ड कि ही इज़ नॉट हैप्पी, दिल से काम नहीं कर रहा। एंड दैट्स व्हेन माई चैप्टर स्टार्टेड कि मैं लाहौर छोड़ के कराची आने का मैंने सोचना शुरू किया। देन फिर मैं कराची पहुँचा। वो भी उस वक्त इतना बड़ा स्टेप था कि आई डोंट नो, आप पैरालाइज हो जाते हो कि यार कि अब अकेला मैं कैसे कराची जाऊंगा। उस वक्त कराची के हालात का भी उस टाइम पे था इतना। बट देन या स्लोली एंड स्टेडीली फिर थिंग्स स्टार्टेड बिल्डिंग। एंड एक प्री कोविड मेरा टाइम था, फिर मैं उसके बाद क्विट करके वापस चला गया था। फिर पोस्ट कोविड एक नए रिन्यूड एनर्जी के साथ आया एंड देन थिंग्स स्टार्टेड स्लोली हैपनिंग। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में एक्चुअली I used to live with my grandparents. My parents are separated. So my mother lives in London and my father lives in another house in Lahore. तो पहले तो मैं grandparents के साथ था, फिर when नानू के साथ, नानू और नानू के साथ मैंने था। खुद ही कहा नानू नहीं सही आपने देखा, सही पकड़ा, वही थी साथ ही। तो I used to live with them और बस फिर उसके बाद How was it? वो तो बड़ा एक मतलब आई नो पेरेंट्स के साथ आप नहीं रहते, लेकिन मुझे लगता है जब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जैसे नाना नानी के साथ आप रह रहे हो ना, वो बड़ा होलसम एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो आपके लाड भी उठाते हैं और वो आपको इतना
विदाउट इवन यू नोइंग और देम नोइंग वो आपको इतना कुछ आपको इनरिच कर देते हैं एक्सपीरियंसेस में, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ में। आपको लगा कि आपकी उनकी छाप कोई है आपके ऊपर? मुझे लगता है कि आई थिंक द रिलेशनशिप व्हिच आई हैड विद माय नानी वाज प्रॉबेबली द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ना उसमें नानी का भी किरदार था, माँ का भी किरदार था, एक बेस्ट फ्रेंड का भी किरदार था। आज व्हेन आई इन हाइंडसाइट आई लुक बैक, और जो मैं जिस तरह मैं उनसे बात करता था तो वो तो बिल्कुल एक दोस्त की तरह, मतलब कि एंड बहुत फ्रैंक रिलेशनशिप था इवन विद माय नाना। एंड आई थिंक कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया। एंड उनकी आई थिंक लोग कहते हैं कि शायद नानी की थोड़ी छाप है। शी वाज अ वंडरफुल वुमन, एंड इवन इफ आई कैन बी जस्ट हाफ of the person she was, तो I think that would be a big success। बाकी कज़न्स तो बड़े जेलस होते होंगे आपसे, होते थे, तुम लाडले हो नानों के, तुम्हारी बात तो सुनी जाएगी। ये सबको पता था कि नानी का मैं लाडला हूँ, लेकिन फिर मेरी और कज़न्स भी थे, कोई नाने का उनका लाडला था, कोई किसी का, बट यस विद माय नानी एवरीवन न्यू। ओके, कि तो वाज शी इन फेवर ऑफ यू एक्टिंग, या मुझे आज तक नहीं पता, नहीं, क्योंकि बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी मतलब कि शी डाइड एंड बिफोर वॉरिक जाने से पहले ही। एंड तो उनसे जब मेरी बातें होती थी तो ऑब्वियसली मैं शाहरुख खान का बोलता था, तो वो मुझे कहती थी कि शाहरुख को नहीं, तुम फिर दिलीप कुमार को फॉलो करो। सो अब मैं कहता था अब कहाँ मैं ब्लैक एंड वाइट और पहले देखूं, बट देन उनके कहने पे मैंने दिलीप कुमार की भी कुछ उस टाइम की मूवीज़ देखी, तो देन आई गॉट टू नो कि एक चेन चलती आ रही है व्हिच इज़ दिलीप कुमार, देन obviously a lot of wonderful actors in between, but then Amitabh Bachchan, same school of thought, then Shah Rukh Khan, and maybe Ranbir, and now एक वो similar एक school of thought, but obviously with age वो चीज़ एक refine होती जाती है। but जो आप the method आप कहते हैं, वो जो एक बहुत method acting की term, but I think Dilip Kumar was the फर्स्ट एक्टर जिसने वो मेथड सब कॉन्टिनेंट के अंदर लेके आए। तो उन्होंने कभी आपको एक्टिंग करते हुए नहीं देखा? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा। एंड जब मैंने उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं, उन्होंने आई थिंक मुझे घर में तो फनकारी करते हुए बहुत देखा, तो बहुत ज़्यादा देखा, लोगों की नकलें उतारते हुए बहुत देखा, बट मेरे नाना ने आई थिंक इन हिज लास्ट डेज, मैंने शुरू में पीटीवी का थोड़ा सा स्किट किया था, बट ही हैड डिमेंशिया उस टाइम पे, तो ही वाज लूजिंग हिज अवेयरनेस, बट उन्होंने देख लिया था। बट लेकिन मुझे उस टाइम पे ये समझ आई थी कि एंटरटेनमेंट का क्या चार्म है, कि काफ़ी लोगों को वो भूल गए थे अपने इर्द गिर्द फैमिली के। बट शाहरुख खान का मैं गाना अपने नानाबू के सामने लगाता था तो ही वुड जस्ट स्टार्ट स्माइलिंग एंड ही वुड बी हैप्पी। और एक उस टाइम पे बिफोर द कपिल शो, कपिल शर्मा कहीं कॉमेडी भी पहले एक होता था, सो आई वुड पुट दैट कॉमेडी शो ऑन, तो ही वुड लाफ एंड ही वुड सडनली बी इन अ ग्रेट मूड। तो उस चीज़ से देन आई रियलाइज यार कि नहीं, ये जो काम है हमारा, ठीक है, इसको लोग तब तो खैर बहुत बुरा भला कहते थे, बट इसके अंदर एक चीज़ है कि यू कैन एक्चुअली अफेक्ट, अगर आप किसी का मूड भी अच्छा कर सकते हो, समवन उससे, कोई बंदा हॉस्पिटल में है, समवन इज गोइंग थ्रू अ लॉट, तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था, बट यू आर राइट कि म्यूज़िक और इस तरह की चीज़ें या फिल्म जो हैं या उनके सीन्स वो लोगों पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं और वो मेमोरी में रह जाते हैं, क्योंकि उससे कोई कनेक्शन, वो उस तरह का उनको डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है ना, दे जस्ट वॉच इट, हाउ इट मेड यू फील एट दैट। आई थिंक दैट फीलिंग, जो फीलिंग है ना, वो रह जाती है, ना लव्स ना कुछ, तो आई थिंक वो कोई उनको एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि मैं किस रिश्ते से इससे ताल्लुक रखता हूँ, मुझे क्या बात करनी है, जस्ट watching it, but बिल्कुल very nice to but it's been a very wholesome journey। तो फिर कराची आने का जब आपने फैसला किया तो क्या हुआ था, क्या आपने सोचा? उससे पहले वहाँ पे लाहौर में ऑडिशंस नहीं दिए आपने कहीं भी? इस्लामाबाद में डायरेक्ट कराची आने का सोचा आपने? लाहौर में मैंने बिल्कुल ऑडिशंस मैंने दिए। उस लेकिन लाहौर में इंडस्ट्री इट्स आई से कि शायद 5% भी नहीं है, तो वहाँ जितने थे 2-4 मैंने दिए। एक प्रोजेक्ट मुझे मिल भी गया था, शुरू में मैंने किया वहाँ छोटा सा पीटीवी का, बट देन आई रियलाइज कि आई हैव टू मूव टू कराची। मतलब कि दैट वुड हैव बीन वंडरफुल कि मैं लाहौर में रहते हुए ही मुझे मिल जाए, बिकॉज इट्स माई होम टाउन, घर का भी सारा एक सपोर्ट एंड सुकून। बट देन आई रियलाइज कि आई हैव टू मेक द मूव, बट दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। बस कराची आने में ही मेरा साल डेढ़ जो है ना, कि क्या हो, साल डेढ़ क्यों लगा आपको? कि वहाँ जाके क्या अकेला किस तरह रहूँगा, एंड मतलब कि एट दैट एज बस आई गॉट ट्रिपल्ड बाय फियर कि कैसे होगा। एंड फैमिली में भी आई हैड वन खाला ओवर हियर, एंड बस मुझे था कि मैं उनके ऊपर भी इतना बोझ नहीं डालना चाहता कि उनके घर में जाके 2 महीना का कह के आऊँ और पता चले जी 5 साल काम ही नहीं मिल रहा हो जी, वो बैठा हुआ है। एंड सो
बट या बट फिर अपना एक फिर किस चीज़ ने फाइनल हिम्मत किस चीज़ ने दी? क्या हुआ कि आपने बोला बस हो गया, मैं टिकट कटा रहा हूँ, वहाँ पे रेंट पे घर ले रहा हूँ या मैं अपनी खाला के साथ रहूँगा? क्या किसने वो फाइनल जो वो मोहर लगी, वो आई क्या थिंक चीज़ एक थी? फाइनल मोमेंट नहीं था, बट इट वाज मतलब कि एक एक्यूमुलेशन ऑफ मोमेंट्स के कुछ दोस्तों से भी समझ आई, कुछ बुक्स, कुछ मूवीज़ के यार, कि अब नहीं किया तो कब? इतना तूने अपने अंदर एक चीज़ बना के रखी है, ये करनी है, ऑफिस जाना भी अब तुमने छोड़ दिया है। अच्छा, काम छोड़ दिया था? काम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आई वेंट टू माई मामू एंड मैंने कहा कि मतलब कि आई एम नॉट डूइंग इट होल हार्टेडली, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था? बट ये कि मेरी उस तरह कोई स्ट्रगल, ये कहना गलत है कि जिस स्ट्रगल मैं कर रहा था, मेरे घर पे छत थी, मेरे टेबल पे खाना था, माई मदर वाज सपोर्टिंग मी, आई कम फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ प्रिविलेज, सो एंड आई वॉज गोइंग आफ्टर समथिंग विच आई लव। तो स्ट्रगल का लफ्ज़ तो इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगा, ना किसी ने मेरे ऊपर कोई बंदूक रखी हुई थी कि तुमने ये करना ही करना है। दिस वॉज ऑल माई ओन, अपना किया हुआ था सारा, एंड बस फिर मैंने आहिस्ता, देन आई जस्ट टुक द स्टेप। मतलब कि वो होता है कि आप कहते पहले आप बहुत सोचते हो, फिर आप बस स्टेप ले लेते हो, फिर आप कराची आते हो, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, महीने बाद आप सोचते हो यार ये मैंने क्या कर दिया यार, ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, काम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, एंड बट फिर आहिस्ता आहिस्ता प्री कोविड मुझे काम नहीं मिला, मैंने कई जगहों पे 3 दिन का काम किया, 4 दिन का काम किया। देन अगेन मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहूँगा, वो हर बंदे को करना पड़ता है कि आप ऑफिस के बाहर जाके बैठते हो, आपको 3-3 दिन जाके 12-12 घंटे बैठना पड़ता है कि आप 2 मिनट किसी से बात कर सको। यहाँ रुके हम? प्लीज़। हाँ, रुके। जहाँ से बैठते हुए कितना डर लग रहा था? कराची लैंड किए तो क्या फीलिंग थी कि मेरा ख्वाब मिलने वाला है, अब मैं एक्टर बन जाऊँगा? आई थिंक हर बंदे को लगता है कि जब मैं पहुंचूंगा तो एक रेड कार्पेट जो है वो मेरे लिए रोल होगा, बस मेरा स्क्रीन पे आने का देर है, एंड एवरीथिंग विल बी और आप किसी को जानते थे कराची में, लाइक फ्रॉम द इंडस्ट्री, कोई नो कॉन्टैक्ट वन फ्रॉम द सो इंडस्ट्री, यू डिडंट नो एनीवन फ्रॉम द एंटरटेनमेंट नो इंडस्ट्री? वन फ्रॉम द एंटरटेनमेंट। और आप खाला के पास आके रहना शुरू हो गए? मैं कुछ देर खाला के पास रहा, फिर मेरे मामू का एक फ्लैट था, मैं वहाँ रह रहा था, एंड तो फिर आपने, व्हाट वाज द प्रोसेस? आई वांट टू नो कि कहाँ से स्टार्ट किया आपने? क्योंकि मैं लॉस्ट होंगी, मैं सोचूंगी मैं तो किसी को भी नहीं जानती, ना किसी एक्टर को, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? एंड आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ आई टेल यू, बिल्कुल लिसनिंग टू यू। आई टेल यू कि देखें, हमारे पास जैसे बाहर तो देर प्लेटफॉर्म्स के आप ऑडिशंस पे यू गेट टू नो कि यहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, इधर अनफॉर्चुनेटली अभी उस तरह का नहीं है कि अगर 3 ड्रामाज अभी रिलीज़ होने वाले हैं तो ये ऑडिशंस हो रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज थ्रू समवन यू नो। उस टाइम पे लकीली देयर वाज एन एक्टर, ही इज़ डूइंग रियली वेल राइट नाउ, साद कुरैशी, ही हैड जॉइंड A&B प्रोडक्शंस होता था जियो में उस टाइम पे, एंड दे वर डूइंग सम एक्टिंग क्लासेस कि वो नए टैलेंट के लिए, तो उस तरह किसी दोस्त के साथ आई जस्ट टैग्ड अलोंग, तो वहाँ हमने 1-2 महीने एक्टिंग क्लासेस करना शुरू की, वहाँ से ही फिर पहला ऑडिशन आया। करते कराते तो फिर ये होता था कि 3-4 दोस्त किसी को ऑडिशन के लिए बुलाते थे तो कहता था अच्छा तू भी साथ आ जा, तू भी साथ आ जा, तो हम 4 दोस्त, इवन दो वी न्यू वी ऑल फाइटिंग फॉर द सेम रोल, बट अल्हम्दुलिल्लाह सबके अंदर इतनी एक सिक्योरिटी थी, तो इस तरह करते 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 आप ऑडिशंस पे जाते थे, एंड बस ये बुरा फील होता था यार कि एटलीस्ट पता तो हो कि कहाँ हो रहा है, कोई फेसबुक पे कोई चीज़ आ जाए, बट नहीं था। तो आई थिंक इट्स कि जब आप एक दफ़ा अपना दिमाग बना लेते हैं, आप पहुँच जाते हैं, सो देन somehow the universe just starts, आपके सामने रास्ता आहिस्ता 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 खुलना शुरू हो जाता है। और जो ऑडिशंस पे एक्सपीरियंस था, वाज ओके, या कभी बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हुए कोई बात सुन के आप? नहीं, शुरू में तो ऑब्वियसली ऑडिशन पे आपके लिप्स क्विवर कर रहे होते हैं, आपसे बोला नहीं जा रहा होता, आपको कुछ पता नहीं होता एक्टिंग होती क्या है, आई कांट इवन इमेजिन कि मैं उस वक्त क्या क्या हरकतें कर रहा होता था, एंड 2-3 दफ़ा तो कुछ होता भी नहीं था, तो बस कहता था कि चलिए आप गाना लगा दें, मैं आपको डांस करके दिखा देता हूँ, यहाँ तक भी हुआ है, एंड दे ड्रैग मी आउट। नहीं, उन्होंने मुझे घसीट के उन्होंने बाहर निकाला कि बेटा आज के बाद आप कभी इधर ना वापस आना। दोबारा गए उन लोगों के पास आप? नहीं, कभी भी नहीं मैं गया, बट इस तरह के काफ़ी हुए, बट आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक देन यू स्टार्ट ट्रीटिंग एवरी ऑडिशन एज कि यार की तो ऑडियंस है, कि कमरा बुक हुआ हुआ है, आप जा रहे हैं, आपको साइड्स मिली हुई हैं 2 पेजेस की, एंड 4-5 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली घर में बैठ के मैं हवा में तो एक्टिंग कर नहीं सकता, इट्स नॉट दैट आर्ट कि मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, इट्स नॉट लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हो, यू नीड एन ऑडियंस, वही आर्टिस्ट को चार्ज करता है, एंड देन ऑब्वियसली फिर आप ऑडियंस की वैलिडेशन, फीडबैक, बट या तो इस तरह कहानी थी, और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते दिन
slowly then I finally met my first angel, मैं कहूँगा fantastic human being, असद कुरैशी. ओके एंड उनके पास एज एन एक्टर नहीं, मैं एक स्क्रिप्ट लेके गया था क्योंकि मुझे अब समझ आ गया था कि यार कि अगर इस सीधे रास्ते से मैं नहीं पहुंच सकता ना, तो माइट एज वेल मैं कुछ आई विल हैव टू शेक इट अप. तो वहाँ फिर मैंने एक राइटर के साथ मिलके एक स्क्रिप्ट लिखवाई. वो स्क्रिप्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी. ओके एंड उस स्क्रिप्ट को फिर मैंने जब जियो में सबमिट की तो असद कुरैशी तक वो स्क्रिप्ट पहुंची. दैट्स हाउ ही कॉल्ड मी इन. एंड अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ. दैट इज स्टिल समवेयर इन द एयर. इंशाल्लाह कभी ना कभी होगा. बट दैट्स हाउ आई गॉट थ्रू टू मिस्टर असद कुरैशी. एंड देन ही गेव मी अ टेलीफिल्म. उन्होंने मुझे एक टेलीफिल्म दी, वेरी स्मॉल. उसका नाम था आपके यहाँ जाने से. इट्स अ ब्यूटीफुल स्मॉल टेलीफिल्म. ही टोल्ड मी टू प्रोड्यूस, एक्ट, डू एवरीथिंग. इज कि तुम्हारे अंदर इतना पैशन है, आई विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड बजट उसके हिसाब से, बट समथिंग विच वुड टेस्ट मी. एंड देन आई वेंट बैक टू लाहौर. मैंने खुद ही बस लोगों से पूछ के एक टीम इकट्ठी की. आई नेवर हैड एनी टीम, कोई ऑफिस नहीं था. एंड दैट केम आउट प्रीटी वेल. तो आपने वो फिल्म प्रोड्यूस की? वो जियो पे आई और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छी रेटिंग मिली. So that was your first project? That was my first ever तो ये project. किस साल में है? This was 2023. Okay, just 2 years back. Just 2 years back. तो ये आप कोविड के बाद की बात कर रहे हैं? This is post COVID. This is असद कुरैशी was the one जिसने मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर मैं कहूँगा कि इंट्रोड्यूस किया. एंड आई विल ऑलवेज हैव टू टेक हिज नेम. लेकिन बीच में आपने 8 साल प्रोडक्शन की, राइट? नहीं, मैंने प्रोडक्शन, मेरी पहली प्रोडक्शन वाज आपके यहाँ जाने से. तो बीच में आपने कहा कोविड के टाइम पे आपने क्विट कर दिया था? आई जस्ट वेंट बैक. क्योंकि उस वक्त नथिंग वाज वर्किंग आउट. उस वक्त तो सब कुछ भी बंद हो गया था. एंड मेरा तो वैसे ही मेरी दुकान तो चल नहीं रही थी. सो आई केम बैक. You must have been really sad and depressed. डिप्रेस्ड, स्ट्रगल. लेकिन आप कैसे, इट वाज स्टिल, मतलब कि आई वाज इन अ पोजीशन ऑफ लग्जरी. मतलब लेकिन कि डेफिनेटली आप फाइनेंशियली यू वर ओके, बट मेंटली एंड इमोशनली तो आपको एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लॉस्ट होता है बंदा कि अच्छा ये दिस डिडंट वर्क आउट, मैं क्या करूं, मैं छोड़ दूं, कुछ और करूं, दोबारा ट्राई करूं वहां जाके. आई सब किया मैंने. फिर मैं वापस फाइनेंस की तरफ जाने की कोशिश की. मैंने कहा मैं ट्रेडर बनता हूँ, मैं वापस स्टॉक मार्केट में जाता हूँ. ये सब चीज़ें की. बट 3-4 महीने बाद आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड एंड ही इज़ लाइक कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है. जो भी है, तुमने 2-3 साल गए हो, तुम लोगों को मिले हो, अब तुम एक नई चीज़ शुरू करने जाओगे. जस्ट गो बैक एंड गिव इट अ प्रॉपर ट्राई. फिर से तो फिर आप वापस आए? फिर मैंने तब सोचा कि अब मैं यूं नहीं जाऊंगा कि मैं जाके फिर दरवाजे खटखटाऊं, बाहर खड़ा हूं. मैंने कहा मैं कुछ हाथ में लेके जाता हूं, कुछ स्क्रिप्ट लिखवा के जाता हूं. अच्छा. कुछ हो कि मैं एक पैकेज इंट्रोड्यूस कर सकूं. तो अगर कोई एक्टिंग करने जा रहा है तो आप किसी को नहीं जानते, तो वही मेरा एडवाइस होगा कि अपनी कोई वैल्यू किसी तरह क्रिएट करके कोई चीज़ अपने हाथ में लेके जाए कि समथिंग. देखें, इट्स शो बिजनेस. एट द एंड ऑफ द डे आपको मेरे से कुछ चाहिए, मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा. दिस इज़ हाउ थिंग्स विल वर्क आउट. सो इट कुड बी अ स्क्रिप्ट, कुड बी अ शॉर्ट फिल्म, कुछ भी बना दें. ये इस पे बना दें, फ़ोन पे बना लें. अब तो मूवीज़ भी हॉलीवुड की शूट हो रही हैं आईफोन के ऊपर. बट शो देम कि यू कैन डू इट. आई एम नॉट सेइंग कि पहला बंदा जो मिलेगा आपको कहेगा कि प्लीज़ आ जाएं. बट रादर देन कि आप जाएं और कहें कि जी मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ. इस तरह भी लोग होंगे आई एम श्योर जिन्होंने पहला ऑडिशन दिया होगा एंड मे बी दे वर बॉर्न टू एक्ट. आई वाजंट. मतलब कि मुझे टाइम लगा टू फाइंड माई स्पेस इन माई प्लेस. ओके. फिर 2023 में जब पहली फिल्म आपने प्रोड्यूस कर ली, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? देन ही मेड मी प्रोड्यूस अनदर वन व्हिच आई डिड नॉट एक्ट इन. तो वो भी बहुत अच्छी गई. बट मज़ा आ रहा था प्रोडक्शन में? मज़ा आ रहा था, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट लव. ओके. it was very fulfilling कि आप from paper तक पे भी मैं involved हूँ with the writer and then edit पे भी मैं with the editor last second तक. So I'm seeing the whole journey of the words coming to life. I mean it's a beautiful experience. और वो समझ भी बहुत चीज़ें आपको आ रही होंगी. बहुत ज़्यादा. आपको सब behind the camera भी आपको चीज़ें समझ आ रही हैं. and but मुझे पता चल गया था कि यार प्रोडक्शन तो मैं करूँगा, बट जो मेरा पहला प्यार है उसको मैं इस तरह इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता. फिर कैसा आया एक्टिंग की तरफ? फिर दोबारा जाके असद साहब नहीं देन असद नॉक किया कि बस बहुत हो गया, मुझे आप एक्टिंग दें. आई थिंक उनको पता था कि उनको ये समझ, उनको नजर आया कि प्रोडक्शन तो ये अच्छी कर रहा है. उनको पहली फिल्म में एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी. बट देन ही गेव मी अ रोल इन महरूम, व्हिच वाज डायरेक्टेड बाय मजहर मोइन एंड इट हैड जुनैद खान एंड हिना अल्ताफ इन इट. उसमें उन्होंने मुझे एक लैक ऑफ
बेटर वर्ड, पैरेलल लीड दिया। तो वहाँ से फिर अल्लाह का शुक्र है, लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया, असद भाई को काम बहुत पसंद आया। देन ही गिव मी अनदर प्रोजेक्ट, देन ही गिव मी अनदर प्रोजेक्ट जो बज्जो के नाम से था। दैट्स आई थिंक विच पुट मी ऑन द मैप, और मैसेज में मुझे पहली दफ़ा रिकग्निशन मिली। तो एंड इट वाज समथिंग विच वाज, दैट कैरेक्टर वाज एक वो लफंगा, नकम्मा, छिचोरा, कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ, एक्चुअली एटलीस्ट आई वांट टू बिलीव कि मुझसे कंप्लीट ऑपोजिट है, कि वो इतना छिचोरा था। आई रियली होप सो, बट इट वाज सो मच फन। एंड मुझे पहली दफ़ा पता चला कि यार एक्टिंग होती क्या है, कि ठीक है शुरू में तो यू प्ले समथिंग वेरी क्लोज टू यू, विच इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड टू play yourself on camera and make it look natural is another skill, but then there's another thing, you're playing something completely different, and it's a big hit and miss कि अगर आप 4-5 दिन में you don't get into the character, तो then people will spot कि यार कि क्या तुमने एक बर्गर बच्चे को तुमने मतलब कि गरीब बना दिया, जिसको बोलते हुए भी उसका एक्सेंट है। बट आप अगर आपने वो देखा हो तो बस आई थिंक इट वाज जस्ट द होल टीम्स एफर्ट और वो चीज़ें, बट इट जस्ट प्रैक्टिस करते थे आप उस तरह बोलना? बहुत ज़्यादा मैंने की, लोगों को ऑब्जर्व करता था, लोगों का बैठना, उसमें वो बैठता कैसे, स्क्रैचिंग, ये अबे तेरे को, अब वो माँ समीना अहमद सच लेजेंडरी एक्टर, अब उनको तुम कह के, तो शुरू में तो 2-3 दिन मेरे मुंह से आप ही निकल आए, पर उन्होंने भी मुझे समझाया एंड बिठाया कि यू नो कि अब तुम रोहेल हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो तुम मुझे तेरे तू अम्मा ये करके। बट देन फिर वो आई थिंक एंड तक तो मैं, अल्लाह माफ़ करे, इतना बदतमीज़ हो गया था कि वो घर आके भी आई वाज यूजिंग दैट कैरेक्टर आ गया था आपके अंदर। सो बट इट वाज फन। आपकी अम्मी और मामू क्या कहते हैं, अब्बू क्या कहते हैं देख के? व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द फैमिली नाउ? आई थिंक देखिए माय फादर इज़, वो इस चीज़ पे ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बट मुझे अंदाज़ा हो गया कि आई थिंक ही इज़ अ प्राउड फादर नाउ। वो इस तरह कहेंगे कि उसकी कॉल आई, वो बहुत तारीफ़ करी थी, उसकी कॉल आई, वो बहुत तारीफ़, तो मुझे होता है यार आप भी बोल सकते हो, लेकिन चलो इट विल टेक हिम सम, आई थिंक इस मैं मंटो नहीं हूँ के बाद बोलेंगे ज़रूर, शायद बोले, बट मैंने देखा है कि ये पाकिस्तान में एटलीस्ट ना, ये बाप बेटे के बीच में ना एक इनविजिबल एक दीवार एक है, थोड़ी सी है एक, तो मेरी तरफ से तो नहीं होता, लेकिन मुझे होता है यार कि रहने दो, अगर दूसरे को मैं ऑकवर्ड ना कर दूं बोल के, तो सो इट्स बट हाँ, अम्मी इज़ ऑलवेज के यू डूइंग वेल, बट अपने सर पे कुछ ना चढ़ने दो, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, तो शी विल ऑलवेज कीप मी ग्राउंडेड। आपकी बहनें भी हैं? मेरी बहनें भी हैं, मेरी कजन्स भी हैं, माय कजन सिस्टर्स, दे इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो लोग क्या कहती है? वो तो बड़ी प्राउड हो रही है, बताएंगे हमारा कज़न है, हमारा भाई है, you know? उनके लिए तो आई थिंक वही शुरू में एक सपोर्ट, मतलब कि उनको तो लगता था हमारे लिए तो यही शाहरुख खान है, हमारा तो भाई यही है, तो तो मेरा दिमाग भी उन्होंने ख़राब किया। आई थिंक वो जो एक इल्यूजन और एक इग्नोरेंस जो उस टाइम पे शायद ज़रूरी है, कि अगर आप इतने इग्नोरेंस में नहीं वो स्टेप्स, आप कॉन्फिडेंट वो स्टेप नहीं उठा सकोगे, आपके यार के एक बिलीफ मुझे चाहिए यार कि अब मैं कराची जा रहा हूँ एंड मैं कुछ बन सकता हूँ, मैं कुछ बन सकता हूँ, मेरे अंदर कुछ है। बिल्कुल, वो आई थिंक स्टुपिडिटी को हो, उसको इग्नोरेंस को, लेकिन एक वो आपको शुरू में एक चीज़ मेरा ख्याल है आपको चाहिए। इज इट इजी नाउ फॉर यू? व्हाट्स द चैलेंज? आई थिंक चैलेंज इज़ के अब मेरी सोच थोड़ी बदल चुकी है, कि मुझे ठीक है वो जो एक हीरो बनने वाला एक शुरू में होता है कि जी मैं हीरो बन जाऊँ, वो चीज़ें हो गई तो हो गई। मेरे लिए इट्स कि प्रोसेस कैसा है, कि प्रोसेस इफ़ आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस, क्योंकि मैं महीना पहले मेरे पास स्क्रिप्ट आ जाती है, आई एम जस्ट टोटली फोकस्ड ऑन माई स्क्रिप्ट अपने फिर डायरेक्टर के साथ, एंड मेरी ज़िंदगी 8-9 महीने वही होती है। तो अब मैं किन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, अच्छे लोग हैं, डायरेक्टर बाकी सब उतने पैशनेट हैं, यू नो, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपका प्रोसेस अगर अच्छा है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं, रादर देन कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ कि यार कि प्रोसेस गया भाड़ में, बस हीरो बना दो यार, मुझे बस हीरो बनना है। अब वो हीरो तो रहा भी नहीं कि घोड़ा चला रहा हूँ मैं और निकल के डायलॉग बाजी हो रही है। आपका कंटेंट ही के मतलब कहेंगे कंटेंट हीरो है, स्क्रिप्ट हीरो है, कैरेक्टर के एक्शंस हीरोइक हो सकते हैं, यू नो, एंड मेरे लिए तो हमाद भी हीरो अपने, सही बात उसकी एक सोच है, सोच आपकी कैरेक्टर की कैन बी हीरोइक। सो आई थिंक थोड़ा टाइम चेंज हो गया है। बट आल्सो इट्स द स्टार्ट ना,
अभी तो आप आए, टेक्स अ लॉन्ग टाइम, तो आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल। सो आई स्टिक टू डूइंग गुड वर्क एंड अच्छे लोगों के साथ काम करूं, और मुझे प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए, क्योंकि 8-9 महीने मैंने अपनी ज़िंदगी के टोटली देने। आई एम कट ऑफ फ्रॉम माई फैमिली, मैं अकेला रह रहा होता हूँ कराची के अंदर। क्या 2-3 चीज़ें हैं जो एक नए एक्टर को, जो उसको एक प्रॉपर चांस मिलना चाहिए, वो मिलने से रोक देती हैं? ऑडिशंस हैं, क्या कनेक्शंस हैं, फेवरेटिज्म है? बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट, तो आपको क्या लगता है, क्या 2-3 चीज़ें जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी रुकावट हैं फॉर न्यू कमर्स, और कैसे चेंज हो सकती हैं? देखिए, इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट आई ट्राई टू आंसर एज बेस्ट एज आई कैन। एक तो ये कि देखें, सर्वाइवल पीरियड जो है कि ठीक है, अगर हमने एक गिवन रख लिया कि योर पैशन से ज़्यादा योर ऑब्सेस्ड अबाउट द वर्क, तो वो तो जो भी आ रहा है मेजॉरिटी के अंदर है। अब मेरे पास लग्जरी थी कि आई कुड वेट 4-5-6 ईयर्स। मुझे काम नहीं मिल रहा था, मुझे घर नहीं चलाना था, मैंने बिल्स पे नहीं करने थे, मेरे लाइक आई सेड मेरे घर पे छत थी, टेबल पे खाना था, प्रिविलेज थी, तो आई कुड वेट। एक वेटिंग पीरियड होता है जो मेजॉरिटी लोगों का मैंने देखा है। उसमें ये होता है कि बहुत से लोग होते हैं जिनकी मजबूरियाँ होती हैं, जिन्होंने घर के बिल पे करने हैं, 6-6 लोग एक कमरे में, मेरे से 1000 गुना बेहतर एक्टर, मे बी शायद मैं उतना कभी अच्छा एक्टर बन भी ना सकूं, बट उनको मजबूरी की वजह से छोड़ना पड़ जाता है, बिकॉज उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। कोई अगर किसी छोटे शहर से आया है, तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जो आई थिंक विच प्ले अ पार्ट। बट ऑब्वियसली देखें, कनेक्शन भी होना, जो एक ये नेपोटिज्म की डिबेट है, आपको कनेक्शन से पहले 2-3 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। एंड में तो देखें, आप लोगों ने काम अप्रिशिएट करना है, ऑडियंस ने करना है। इफ़ यू गाइज डू नॉट लाइक द वर्क, 4-5 प्रोजेक्ट्स से बस को काम मिलना बंद हो जाएगा। कोई नीचे बंदा जो ज़्यादा डिजर्विंग है वो उठ के ऊपर आ जाएगा। यू रियली ट्रूली बिलीव दैट ये प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है हमारी इंडस्ट्री में? आई थिंक ये प्रोसेस तो ये कि एक वेटिंग पीरियड है कि आपको, लाइक आई सेड, कि कोई सेट जगह प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि जी यहाँ ऑडिशंस हैं, यहाँ ऑडिशंस हैं। वो आपको इसी तरह मिलेंगे कि कोई किसी को आप कहीं ना कहीं मिलोगे, वो आपको फिर कुछ मिलेगा, उसके थ्रू आप किसी को मिलोगे, कहीं पहुँचोगे। लेकिन वो सर्वाइवल पीरियड जो है वो गुजारना है, एंड वो बस इट्स नॉट दैट ईजी। आपके सामने हालात कैसे हैं, एंड इतने टैलेंटेड लोग होंगे, हमें क्या पता किस किस छोटे शहर में क्या क्या। आप कुछ देखते हैं, इंडस्ट्री कुछ कर रही है कि एंट्री को आसान कर दिया जाए न्यू कमर्स के लिए? आई मीन इंडस्ट्री का भी इसमें क्या कसूर है? देयर इज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, बट इट्स हार्ड। मैं ये कहूँगा कि एक कुछ लक आपकी चलती है, कुछ चीज़ें होती हैं, बट ये है कि अगर आपका काम कहीं एक बेसिक लेवल तक पहुँच गया है, लाइक आई सेड, अब तो आप फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब आ गया है, आपने हार नहीं माननी, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन पुटिंग कंटेंट आउट देयर। अगर आपके पास पैसे नहीं, तो आप जो चीज़ आपके सामने है, अपने आप को आप बाहर लाने की कोशिश करें, एंड होपफुली कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा तो उस चीज़ को पिक करेगा, एंड देन आपका फिर नसीब है। आपकी शादी हुई भी है? मेरी शादी हुए हुए ऑलमोस्ट 3 years हो गए। वाओ, माशाल्लाह। मैं डेट्स में नहीं पढ़ना चाहता कि अगर मैंने ऊपर नीचे कर दी तो नहीं, अब पूछ भी नहीं रहे। बट यस, आई एम हैप्पीली मैरिड। तो फिर तो आपने उस टाइम पे शादी की जब आप खुद भी स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्कुल। तो बड़ा ये डिसीजन लेना मुश्किल था, आसान था? आई थिंक तब मेरी पहली वो टेलीफिल्म बाहर आई थी, जो जिसमें मैंने एक्ट एंड प्रोड्यूस किया आपके था। आने से? आपके आ जाने से। आपके आ जाने से, जी। एंड तो शायद मेरी अम्मी तो ये कहती हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तो देखो तुम्हारा काम, जब तुम अच्छा हो अकेले गया। थे तो आई मीन कुड बी हर लक, बिल्कुल। जो वो अपनी एक अपना एक वो लेके आई है अपने साथ। मेरे पास एक गेस्ट आए थे, उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि निकाह में बड़ी पावर होती है, बरकत आती है, तो आप डरे नहीं कभी भी हलाल काम करने से। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल I बिल्कुल। मैं तो अब believe in सोचता हूँ कि मैंने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया, शायद कुछ देर पहले ही शादी, काफ़ी साल तो पहले। लव मैरिज या क्या? लव अरे मैरिज इतना झिझक के बोले साहब, शुरू में, मतलब love marriage ही देखिए है। शुरू में देखिए लव, आपको मेरा ये ख्याल है कि वो जो पहले सेकंड में लव होता है ना, मेरे ख्याल से, आई डोंट नो अब जिनको हुआ वो, आई डोंट बिलीव इन दैट लव। चलिए हम कह रहे हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं, अरेंज मैरिज नहीं थी? नहीं, इट्स नॉट अरेंज मैरिज, इट्स एब्सोल्युटली 100% प्योरली इन लव मैरिज। ओके, तो कहानी सुना है ना, कहाँ मिले, क्या हुआ? कहानी ये थी कि हम सेम स्कूल में थे, शोएफात में। आई टोल्ड यू बचपन की मोहब्बत?
मोहब्बत? नहीं ये मेरे से शी वाज 4 साल छोटी थी मुझसे। Okay. हमारी कभी स्कूल में कभी ज़िंदगी में बात नहीं हुई। वो कहती है कि मैंने 2-3 दफ़ा आके बात करने की कोशिश की और ये किया जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बट अपेरेंटली मैंने की। ओके, सो व्हेन आई मतलब आपने फुल एटीट्यूड दिखाया, आप हीरो थे उस वक्त। अपने दिमाग में तो मैंने आपको कहा था ना कि नानी को शाहरुख बता खान था। चुका था मैं शाहरुख खान हूँ। बल्कि उस वक्त तो था कि शाहरुख खान भी क्या चीज़ है, पहुँचने तो दें, शाहरुख से भी 2 कदम आगे। ठीक है। सो बट देन आई थिंक आफ्टर 10-12 साल बाद जब हम सब पढ़ के वापस आ गए एंड माय बेस्ट फ्रेंड वाज गेटिंग मैरिड टू हर बेस्ट फ्रेंड, अरे वाह, तो वहाँ हम शादी पे मिले एंड वहाँ पे मैंने जाके वो डांस ऑब्वियसली प्रैक्टिसेस पे, मेहंदी पे, डांस ढोलकियों पे। प्रैक्टिसेस, डांस और ये सब कुछ करते हुए वहाँ से फिर बात शुरू हुई एंड बस अब आई थिंक वो लिखा हुआ था एंड हो गया एंड आई एम लकी कि आई फाउंड समवन अमेजिंग। तो शी इज़ कम्प्लीटली ओके विद, जब आप लोगों की बात शुरू होगी उस वक्त तो आप स्ट्रगल कर रहे थे, शी वाज ओके, वो कहती थी कि करते रहो या सपोर्ट करती थी, और शी वाज लाइक कि नहीं थोड़ा दूसरी तरफ काम भी करो। कभी उन्होंने आई थिंक मैं जब कहता था कि मैंने नहीं करना तो शी वुड, मैंने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि आप कुछ और करें। ओके, मे बी शायद उनकी फैमिली को भी आई डोंट नो, मेरे तक उन्होंने शायद ये बात पहुंचने भी नहीं दी कि मे बी उनकी फैमिली तक भी ये बात गई हो कि यू नो अभी इसका ना कोई सेट करियर है ये, बट शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। इवन माई मदर आफ्टर अ पॉइंट, शुरू में मतलब कि पिछले 3-4 साल से मैं बड़ा अभी भी हो जाता हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा, इट्स टू मच, ये वो मुझे नहीं आती ये चीज़ें यू नो करनी, बट आई थिंक माई मदर एंड माई वाइफ आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव। दैट्स सो गुड, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह एंड आई माशाल्लाह। थिंक आपके काम में बहुत ज़रूरी है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो समझ सकें और आपको सपोर्ट कर सके, बिकॉज जो एक आई फील दिस फील्ड टेक्स अ मेंटल टोल नहीं, absolutely, एंड इमोशनल टोल आल्सो। एब्सोल्युटली। उस वक्त अगर कोई समझ सके आपको और सपोर्ट कर सके तो नहीं, जिंदगी उसकी पेशेंस की मुझे दाद देनी चाहिए, क्योंकि जो सारे मेरे मूड स्विंग्स हैं और वो सारा वो जो एक काम का स्ट्रेस होता है सारा होता है, फिर वो उसके सामने ही जाके निकलते, बट एक्सट्रीमली पेशेंट पर्सन। अब हमें समझ आ रही है आपको कराची में क्यों नहीं मज़ा आ रहा। या आप या आप कराची को नहीं ब्लेम करें, मैं 15 नहीं, कराची बिकॉज दिल आपका लाहौर में है ना भाई। ऐसा ही तो ऐसे ही। एग्जैक्टली या सो क्या शादी के बाद लव के बारे में क्या फीलिंग्स या व्यू चेंज हुए आपके? मुझे ये लगता था कि 2017-18 में मैं मतलब कि इतना दिमाग ख़राब हो चुका था कि अल्लाह से ये दुआ भी करना शुरू हो गया था कि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे फैमिली से भी दूर जाना पड़े, ये वो, मुझे बस काम चाहिए। आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। एंड वो एक बचपने की और एक स्टूपिडिटी की और एक बंदे ने जिसको मतलब कि आपको असल ज़िंदगी की चीज़ों का प्रायोरिटीज़ का नहीं पता होता, बट आज अगर इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन माई फैमिली, माई वाइफ, माई मदर, तो मैं 1 सेकंड में अपने काम को छोड़ के विदाउट लुकिंग बैक आई वुड चूज़ माई फैमिली ओवर दिस वर्क। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, आई वॉज क्रेजी अबाउट, ऑब्सेशन भी शायद एक लव्स कम है इस काम के लिए। मुझे बस एक टाइम पे ये था कि ये नहीं हुआ तो बस यू नो, बट आई थिंक वो उस टाइम के लिए ज़रूरी था। फिर आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रायोरिटीज़ विद लाइफ सीधी भी होती जाती हैं, आपको चीज़ों की वैल्यू का समझ आता है कि ठीक है ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाउ डिड शी हेल्प यू फिगर दिस आउट? वो तो बहुत खुश होगी ये सुन के कि मेरे मुंह पे तो तारीफ़ें करता नहीं है। तो कर दी ना क्या यार, लेकिन आप वो वाले हस्बैंड नहीं, कंफ्यूज होते हैं। मैं तो नहीं समझ रही थी, मुझे लग रहा था आप तो नहीं, मैं खुल के करता हूँ, लेकिन मैं उसको ये कहता हूँ कि मैं बार बार रोज तुम्हें कहूँ कि यार क्या खूबसूरत लग रही हो, क्या लग रही हो। मैंने कहा ये क्या तारीफ है कि उस तारीफ का तो मज़ा नहीं रह गया। नहीं, बट आप मैं 10 दिन में तुम्हारी एक करूँ आके और दिल से करूँ तो उसकी एक वैल्यू रहेगी। देखिए वो तो हस्बैंड वाइफ वो तो कहती है ना मुझे कर दो कैसी लग रही हूँ, बोल दो। नहीं देखिए ये बहस तो चलती रहती है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान ना, लेकिन यहाँ बैठ के इफ़ यू फील तो आई थिंक ये तो बिगेस्ट उनकी, वो डिजर्व करती हैं ये। अगर नहीं, बिल्कुल डिजर्व करती हैं। मैं ये कहूँगा कि शी इज़ टॉट मी द डेफिनेशन ऑफ लव, कि हाउ क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था, थोड़ा वाइल्ड पास था, मैं थोड़ा ज़िंदगी से ज़रा थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड चल रहा था प्री कोविड। तो जिस तरह विद पेशेंस एंड केयर एक आप इंसान को टाइम देते हैं, नर्चर करते हैं, पेशेंस से उसकी बात सुनते हैं, मतलब कि देयर सो मेनी टाइम्स कि मैंने काफ़ी गलत बातें भी की होंगी, गुस्से में आके भी की होंगी, फिर मैं ऑब्वियसली मैं उस तरह कहूँ कि मैं आधे घंटे बाद जाके ही सॉरी कह देता हूँ, ये मेरे अंदर एटलीस्ट है। बट
मैंने कभी उसको चिढ़ते हुए नहीं देखा, और कभी उसकी बारी होती है जब उसको मुझसे कुछ होता है, मैं बहुत जल्दी मेरे दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होती हैं, सो आई ट्राई टू बिकम मोर लाइक हर इन दीज एस्पेक्ट्स के लव करने का मतलब ये है कि फिर अब ये एक टेस्ट मैच, ये एक लॉन्ग टर्म ये वो है, इट्स नॉट अ मैराथन के ये 100 मीटर की स्प्रिंट की अब मैं जा रहा हूँ फिर अब थोड़ी देर बाद मिलेंगे, तो इट्स बीइंग कंसिस्टेंट with that level of care which is a lot, तो वो है। एंड इवन माई मदर, माँ की नहीं करूँगा तो वो कहेंगी कि देखो तो मर्दों के प्रेशर, तो ये है कि अम्मी एंड देखे, बट नहीं, दे गैंग अप ऑन मी, दे आर अल्हम्दुलिल्लाह दे लाइक दिस, तो आई एम इन द फायरिंग रेंज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम के इधर कुछ कह दूँ तो दूसरा कुछ नहीं कह। देखिए, इन ऑल फेयरनेस हम लव, जो रोमांटिक लव होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हम उसकी बात कर रहे थे। मैं एज अ सन अभी आपकी तरफ आने वाली हूँ, वो एक अलग टॉपिक है उस पर, जहाँ पे एंड योर मदर वाज देयर बिफोर हर, सो ऑफ कोर्स उनकी तो कंट्रीब्यूशन, उनकी सपोर्ट आप किसी तरीके से भी नेगेट नहीं कर सकते। वो अब जो भी हैं वो जीता जागता सबूत है उनकी, यू नो, सारी चीज़ों का। आई थिंक योर वाइफ इज़ योर सेफ स्पेस। मुझे आपकी बातों से तो मेरा उस तरह नहीं है कि ठीक है वो फूलों वाला भी किया, वो सब कर लिया, बट एक इट्स डीपर देन दैट। मुझे लगता है ये इतनी खूबसूरत बातें होती हैं, इट्स गुड टू टॉक अबाउट देम, ताकि जो यंग कपल्स सुन रहे हैं, कभी कभी लोग भी नेविगेट कर रहे होते हैं ना मुश्किल टाइम से अपनी रिलेशनशिप के दौरान, तो आपको पता चलता है अच्छा दूसरा कपल ऐसे हैंडल कर रहा है, यू नो, तो हम भी शायद इस तरीके से कर सकें, बिकॉज ये सोशल मीडिया के टाइम पे हम लोग एक दूसरे से ही सीख रहे हैं कितनी चीज़ें भी पिक अप फ्रॉम रील्स एंड वीडियोस एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। नहीं, बट रिस्पेक्ट, आई थिंक कि एक रिस्पेक्ट जो औरत की एक है ना, वो बहुत ज़्यादा, बाकी सब चीज़ें ठीक है, मर्द इम्पेशेंट हो जाते हैं, आपके काम के स्ट्रेसेस होते हैं, वो भी ठीक है, आप कभी कभार यू वेंट आउट, बट फिर अपोलोजाइज जाके करो। और अब तो एक मजाक बन चुका है कि 10 दफ़ा मैं उसको कहता हूँ कि नहीं ये इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह करेंगे, और फिर 2-3 दिन बाद आई हैव टू एग्री कि नहीं तुम ठीक कह रही थी। तो बड़ा मुश्किल होता है कहना, बट अब वो बन गया कि नहीं यू आर ऑलवेज राइट। सो या अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी अम्मी की क्या रिफ्लेक्शन देखते हैं आप अपने अंदर? आई थिंक मेरी अम्मी मेरी तरह थोड़ी इम्पल्सिव है एंड जुनूनी है, जो पैशन और जो सारा वो आया है मेरे अंदर मेरा, आई थिंक मेरी अम्मी की तरफ से। शी इज़ वेरी क्रिएटिव, उनके अपना एक कपड़ों का बिजनेस है उनका, शी मेक्स क्लोथ्स इन लंदन एंड दुबई के अंदर उनका काम है, एंड बट शी इज़ वेरी क्रिएटिव, मूडी, इम्पल्सिव, ये सारी चीज़ें मैंने आई थिंक उनसे ली हैं, बट वेरी इंटेलिजेंट, मतलब कि स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस होती है। शी डजंट नो मच अबाउट माई इंडस्ट्री, बट मैं सारे जो अपने काम के जो मेरा एडवाइस होता है तो वो मैं अपनी अम्मी से जाके लेता हूँ, इवन दो शी इज़ नॉट मेट दिस पीपल, एंड जो सारी पर्सनैलिटीज़ वो इमेजिन करी हो मेरे थ्रू ही उन्होंने सारा सुना है, यू नो, बट शी इज़ वेरी स्मार्ट इन दैट वे, एंड बट शी इज़ वेरी ट्रूथफुल, मतलब कि मेरी उनके साथ एक बहुत फ्रैंक ऑनेस्ट दोस्तों वाली रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली मैं एक बाउंड्री रखी हुई है कि जहाँ एक इज्जत का वो मैं नहीं करता, बट मैं भी कुछ हम लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एट टाइम्स, कुड बी द वर्स्ट एनिमी ऑल्सो समटाइम्स, क्योंकि लेकिन वो सच बहुत, कभी कभार मुझे सपोर्ट चाहिए होता है तो शील गिव मी द ट्रूथ कि ठीक है फिर बेटा आप काम ना करो ना, मतलब कि इतने और लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो कट देयर आर्म एंड लेग, जो काम करने को बैठे हुए हैं, एंड तुम एक पोजीशन में बैठ के अब अनग्रेटफुल हो रहे हो, सो शी गिव इट टू मी स्ट्रेट। तो अल्लाह का शुक्र है कि दिमाग सीधा रहता है। वैसे यू नो मैं आपको बोलते हुए सुन रही थी और मैं चाहती थी आप कंप्लीट कर लें फिर बोलूँ, बट आई थिंक अगर आपकी अम्मी इंशाल्लाह देखेंगी सुनेंगी तो उसी से उनको पता चल जाना चाहिए कि आपको एक सेकंड भी नहीं लगा, आपने फर इतना अच्छा उनके बारे में बोला, ऑल दैट यू नो, बिकॉज इट डिडंट टेक यू इवन फॉर अ मिनट टू थिंक कि मैं उन्हें कैसे डिस्क्राइब करूँ, इवन अ सेकेंड की मेरी रिलेशनशिप कैसी है उनके साथ, यू वर वेरी लाइक इन द फ्लो। क्योंकि सच है और कुछ उनका मेरे अंदर भी है, and I know myself as well, तो I think वो not part just that, है। it's just like this is because you know her so well and she's so close to you, that's why I feel एक just out of curiosity and I feel कि ये इस पे भी मैं इसलिए बात करती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से पेरेंट्स के दरमियान सेपरेशन हो जाती है, जो बच्चे होते हैं उनको एक बहुत बड़ी प्राइस उसकी पे करनी पड़ती है, और तो अच्छा लगता है कभी जब आपको अच्छी एग्जांपल्स मिल रही हों जो पेरेंट्स सेपरेशन के बावजूद भी एक दूसरे के साथ कॉर्डली यू नो बात करें, या फिर ये कि हम देखें कि हाँ क्या बेहतर हो सकता है। आपको
शिकवा होता था अम्मी से कभी? What was your case? How did you deal with it? Because being a young boy, I'm sure it must have been very challenging for you. I think And अगर आपको इस सवाल का इस नहीं, मैं point पे बिल्कुल जवाब नहीं जवाब देना है, दूंगा। I'm completely okay. नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा because if it can help another 12-year-old dealing with this, you know. And or even despite that, you seem to have a really good relationship with your mom without any शिकवा. अगर वो किसी point पे थे तो शायद वो अब नहीं है. So Yeah. आपकी बातें एक सिंगल मदर भी सुन रही हो सकती है, या मदर जो सेपरेट हो गई हो खातून, वो भी सुन के सीख सकती हैं कि कैसे डील करना है. नहीं, इसका मैं ये कहूँगा कि देखिए when you're 12 years old और जब ये सब कुछ आपके साथ नया नया होता है उस टाइम पे, तो आई थिंक शायद डिवोर्सेस इतनी शायद कॉमन भी नहीं थी जितनी अल्लाह माफ़ करे अब हो रही हैं. बट शुरू में तो रिजेंटमेंट होती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपको थोड़ा सा जब आपके स्कूल में भी बात फैलती है, थोड़ा सा आप उधर भी इमोशनली बुली हो जाते हो एंड आपको कुछ चीज़ें सुनने को मिलती हैं. एक शेम आपके अंदर, एक आई थिंक इन हाइंडसाइट अब मैं चीज़ों को क्लियरली देख सकता हूँ, एक शेम भी आपके अंदर डेवलप होती है कि शायद आपसे कुछ गलत हो गया, कि शायद मे बी आप कसूरवार थे, कि मे बी इट डिडंट वर्क आउट. बट स्लोली विद टाइम एंड एज यू ग्रो अप, आई थिंक यू रियलाइज के इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, मतलब कि अगर साथ खुश नहीं है या वैसे भी खुश नहीं है, तो देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी, यू नो. एंड ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि समटाइम्स चीज़ें थिंग्स डोंट वर्क आउट, मतलब कि I wouldn't consider both of them enemies. Individually, I have a great relationship with my father and my mother, and they're both amazing human beings. Yeah. But I can somehow see कि when those two energies mix and collide now, तो शायद maybe they're not the right people for each other. True. Yeah. तो वो मुझे टाइम से हुआ, एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप ख़ुद को भी जानना शुरू करते हो तो देन द रिजेंटमेंट गोज़ अवे. मुझे नज़र आता था कि मुझे एक चीज़ इतनी पसंद है, एक्टिंग, वो मुझे करने को नहीं मिल रही, और मेरी पर्सनालिटी के अंदर एक चेंज आ गया था. मैं थोड़ा सा डल, आई हैव ऑलवेज बिन रियली ब्राइट, एनर्जेटिक, खुश, मतलब कि हर बंदे को खुश रखना. एंड बट मुझे फील हुआ कि मैं डल हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, और आप लोगों को भी मतलब कि मैं नहीं कर सका था, मतलब कि पेशेंस भी ख़त्म हो गई थी, ना किसी को मैं खुश करना चाह रहा था. सो आई थिंक बीइंग हैप्पी योरसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बीइंग हैप्पी विद समवन इन अ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक दे मेड द राइट डिसीजन. बट ऑब्वियसली ये आपको विद टाइम एंड लाइफ से, 12 साल के बच्चे को तो उस वक्त गुस्सा भी चढ़ता है, बिल्कुल, और रेज होती है, आप कुछ चीज़ें सुनने को मिल रही होती हैं, आप इस तरह में खुल के कभी ये चीज़ मैं डिस्कस भी ना, मतलब कि आई वुड, छोटी छोटी चीज़ें होती थी कि एक फंक्शन पे गए हो तो वो किधर हैं, 12 साल में अम्मी किधर हैं, फिर शादी की पिक्चर का टाइम आ रहा है तो एक टाइम पे अम्मी अबू भी नहीं है, तो आई वुड बी विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. तो उस टाइम पे होता है, बट नाउ मैं कहता हूँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ें थी. इतना कुछ मुझे मिल गया टू एज एन आर्टिस्ट टू लुक बैक अपॉन, यू नो, कि those are very strong emotions. True. Very strong emotions, and I have closure upon those emotions, क्योंकि अब मुझे closure मिल चुका है, तो I can go deep into them, I can dissect them. ये नहीं है कि मैं अगर सोच रहा हूँ अकेला बैठ के तो बहुत मुझे palpitations होना शुरू हो जाएंगी, because I'm comfortable with that emotion. तो अगर मुझे कभी किसी चीज़ में उसको इस्तेमाल करना है, and now both of them are very happy. So And you are alhamdulillah, extremely happy. बिल्कुल. आपकी इतनी बातें सही हैं, और मुझे लगता है कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है. एक सिचुएशन डिफ़िकल्ट होती है, हम लोग उसको और ज़्यादा बना देते हैं ना, सवाल, कमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस. बिल्कुल. तो ये भी इसलिए भी जिक्र करते हैं हम लोग कि हम एज इंडिविजुअल्स ज़रा अपने आप को कंट्रोल में रखें, विदाउट रियलाइजिंग. हम कभी कभी हमारे सवालात, हमारे रिएक्शंस एक 12 साल के बच्चे या एक औरत को मसले में कर मतलब उसको एक फीलिंग करा सकते हैं. तो आई थिंक इसलिए भी मैं बहुत दफ़ा इन टॉपिक्स को छेड़ती हूँ कि हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने एक्शंस की. हम एक इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान और कंफर्टेबल बना सकते हैं. उसका जैसे आपका पीरियड था गुजर गया ना, यू हैप्पी, यू नो, माशाल्लाह से आपका करियर भी अच्छा जा रहा है. हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद अल्लाह? हाउ डू यू डिस्क्राइब इट? जब गुस्सा चढ़ता है, जब शुक्र करते हैं? पिछले 5 साल में दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है, इट्स with my Allah. I was not a religious person. मैं बिफोर यूनिवर्सिटी तो अपनी नानों के साथ
उन्होंने मुझे 5 वक्त का नमाजी भी बनाया हुआ था, बट वो उस वक्त क्योंकि अपने नानी के प्यार में मैं करता था, कभी कभार भूलता था तो मेरे पीछे बैठ जाती थी कि मैं ऊंचा बोल दूं तो वो मुझे नमाज so cute, तो माशाल्लाह। आई वुड बी फास्टिंग विद सहरी भी हम इकट्ठे करते थे सब कुछ। बट देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी और 5-6 साल एक काफ़ी फेज़ था कि वो चाहे मैं रिलीजन से काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया था। You angry at Allah for taking Nano away? नो, इट वाज जस्ट के आई थिंक कि वो खुद ही हो गया। आई थिंक मैं जब मैं बाहर गया एंड चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड एंड थोड़ी वाइल्ड एक पटरी पे मैं चला गया था। बट 5-6 साल पहले व्हेन थिंग्स डिडंट वर्क आउट, देयर वाज अ पॉइंट कि मुझे याद है कि मैं लंदन में बैठा हुआ था, समथिंग बिग वाज अबाउट टू हैपन। अल्लाह ने पहले 1000 दरवाजे खोले, ऐसे दरवाजे के जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मतलब कि ये एक इंसान नहीं खोल सकता। मैं 100 हशाम भी खड़ा कर लूँ तो नहीं खुल सकते थे। एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब कि ये तो इतना आसान है कि सब कुछ अपना फेथ खुदा में डालो आप एंड बाकी सब मतलब कि छोड़ दो, सब कुछ आपकी चीज़ें तो अल्लाह करता जाएगा। एंड देन आई गॉट अ टाइट स्लैप फ्रॉम लाइफ एंड एक दिन में चीज़ें जो थी इट जस्ट डिसइंटीग्रेटेड, डिसिपेट, सब कुछ ख़त्म हो गया। एंड आई वाज, मैं अगर ज़ीरो पे था तो मैं मेरा ख्याल है -20-30 पे चला गया। और देन अगेन देखिए कोई स्ट्रगल इसमें मैं नहीं है, मैं लंदन में बैठा हुआ ये सोच रहा हूँ, तो यू कैन सी के किस पोजीशन ऑफ प्रिविलेज में फाइनेंशियली में। सो दोज 2 वीक्स वर द वर्स्ट वीक्स ऑफ माई लाइफ जहाँ मैं, बट देन आई थिंक देयर वाज अ नाइट के जहाँ मैं बहुत ज़्यादा रोया एंड मैंने उस दिन तहिया कर लिया कि मेरा आपके साथ रिलेशनशिप कंडीशनल नहीं हो सकता कि ये मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा या ये मेरा काम अच्छा हो जाएगा तो मैं आपके साथ हूँ। शायद कुछ आप मुझे सिखाना चाह रहे हो, वो अगर ना हो तो यू नो कि नहीं कि आप ठीक नहीं हैं। एंड उसके बाद मैंने कहा मेरा काम हो अच्छा बुरा हो, मुझे एक्टिंग करने को मिले ना मिले ये हो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। एंड आई वांट, और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अपनी हर डिसीजन से पहले मैं सोचूं कि हाउ ही वुड फील। तो एंड इन हाइंडसाइट दैट वाज द बेस्ट डिसीजन एट दैट टाइम कि वो मेरे साथ हुआ, क्योंकि अगर वो ना होता तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय करियर। वो भी अल्लाह की एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। एंड अब 5-6 साल गुजर गए हैं, मैं आई थिंक दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू गॉड। मुझे पसंद नहीं इस चीज़ के बारे में बोलना, क्योंकि आई थिंक ये मेरी एक काइंड ऑफ, मुझे लगता है मेरी एक सीक्रेट सुपर पावर है जो एक हर बंदे के पास आई एम श्योर होती है। तो मुझे ये डर रहता है कि यार मैं ज़्यादा डिस्कस कर दूँ तो ये इतना कुछ सही हो रहा है, मुझे डर होता है, एंग्जाइटी, ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे होती है जब सब कुछ सही होना शुरू हो जाए कि अब कुछ ना हो जाए, यू नो। सो आई कीप क्वाइट, आई ट्राई टू कीप हिम इन माई लाइफ, इन माई स्पेस। तभी तो मैंने आपको कहा कि अगर मैं गुस्सा भी कर देता हूँ तो फिर आई एम नोन इन माई फैमिली, मेरा मजाक उड़ाया जाता है कि ये गुस्सा भी कर देगा, डांट भी देगा, तो फिर 10 मिनट बाद आके आपकी ये पैर पड़ रहा होगा कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी जब तक तुम मुझे सच्चे दिल से, हाँ। सो आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। एंड मैं सबको ये कहूँगा कि ये सब चीज़ें, काम शाम, ये चीज़ें आती रहती हैं, बट ट्राई हैविंग अ अनकंडीशनल रिलेशनशिप विद गॉड। एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। आई थिंक हम सब उस प्रोसेस में रहते हैं। और आपने इतनी ज़बरदस्त बात बोली है, मुझे लगता है हर कोई स्टेज से गुजरता है जहाँ उस कंडीशनल लव की वजह से अल्लाह से थोड़ा सा नाराज़ होकर हटते हैं, फिर वो अल्लाह की मेहरबानी होती है कि अल्लाह हमें दोबारा उसके अपने पास ले आता है और हम रियलाइज़ करते हैं कि नो, इट कैन नॉट बी कंडीशनल। चलें आते हैं हम लोग, मैं मंटो नहीं हूँ, तो कैसे आया ड्रामा आपके पास? कॉल आई, स्क्रिप्ट आया, कहीं से पता चला, व्हाट वाज द स्टोरी? अच्छा, इसकी भी स्टोरी ये कि इट्स वन ऑफ द स्टोरीज कि व्हेन यू लुक बैक एंड यू सी कि दीज डॉट्स आर कनेक्टेड समहाउ, कि ये चीज़ मुझे डायरेक्टली बस अल्लाह की तरफ से इस तरह मिली कि मैं कराची में था, मेरा एक ऐड था, मेरी छुट्टियां हो चुकी थी, आई वांटेड टू गो बैक टू लाहौर। मैं थोड़ा होम सिक हुआ था, ऑल माई फैमिली वॉज इन लाहौर, मेरे कज़न्स दुनिया से हर जगह से आए हुए थे। मेरा एक ऐड बार बार पोस्टपोन हुई जाए, मुझे सुबह ऐड होता था, मुझे रात को 2 बजे मैसेज आ जाता था कि कैंसिल हो गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 5 दिन बाद खैर ऐड हो गया। तो आई शुड हैव बीन इन लाहौर 4 days अगो, वो ऐड ख़त्म करके जिस तरह इट वाज प्लान्ड। मैं ऐड करके निकला, मैं एयरपोर्ट के रास्ते में मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई हैव टू मेंशन हिज नेम इज़ राव अली, ही इज़ ऑल्सो
pivotal role in my career. Okay. And उसने Stylist राव की बात स्टाइलिस्ट मैनेजर एंड उसने मुझे कॉल की, इसने कहा कि देखो आई एम हैविंग डिनर सो स्टे बैक। मैंने कहा नो वे राव, मैंने कहा मुझे 5 दिन पहले लाहौर में होना चाहिए था, मेरी वैसे अब टाइम कम रह गया, आई एम गोइंग। तो उसने आधा घंटा मुझे फ़ोन पे कन्विंस किया कि आज आ जाओ, कल सुबह की फ़्लाइट करा के चले जाओ। एंड मैंने कहा चलो ठीक है, वो इतना कर रहा है। एंड रिलक्टेंटली मैं इसके डिनर पे गया रात को, एंड एकदम से मेरे सामने बेग साहब आ गए, नदीम बेग साहब। ही वाज स्टैंडिंग राइट देयर एंड आई हैड नेवर स्पोकन टू हिम, उनको पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। अब मेरे दिमाग में सोच है, क्योंकि मैं डिनर्स पे मैं काम की बात नहीं करना चाहता, मुझे पता है दूसरा बंदा भी इरिटेट होता है, लेकिन बार बार ये मेरे दिमाग में ख्याल आता जाएगा यार कि तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, तुम कैसे जाके नहीं बात करोगे। सो ही वाज टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, आई made my way, I barged in, I excused everyone. मैंने कहा I just want to borrow नदीम भाई for 30 seconds. And it was so kind of him, नदीम भाई वो चल के आ भी गए। तो मैंने उनको इसी तरह I just introduced myself, I told him कि I don't want to bother you, आप डिनर पे हैं तो just let me come to your office. मैं काम तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, but I want कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूँ मैं। ये नहीं कि काम मिले ना मिले, just want you to know कि मैं हूँ कौन, के कल को कोई चीज़ हो। तो ही इज़ लाइक कि तुम 15 दिन बाद मेरे पास मुझे ये नंबर मेरा लो एंड गिव मी अ कॉल आफ्टर 15 डेज। वहाँ बात खत्म होगी, मैं आया, मैंने कहा ये 15 दिन वाली बात तो मैं हमेशा सुन चुका हूँ, लेकिन मैं कहा चलो नदीम भाई से बात तो होगी ना यार। तो उनके दिमाग में कभी ना कभी चीज़ आ गई हो। तो कट टू 14 डेज लेटर, अब मैंने उनको कहा कि अब मैसेज करके देख लेते हैं, जवाब आए ना आए। आई वॉज मुझे था कि नहीं भी आता तो आई रियली डोंट केयर, एटलीस्ट मेरी बात हो गई थी। तो उनका 1-2 घंटे बाद जवाब आया कि मैं तो लाहौर चला गया हूँ, बट मैं शाम को कराची आ जाऊँगा, तो जस्ट कम टू द ऑफिस। सो इन द इवनिंग आई गो एंड आई मीट नदीम भाई। मेरी उनसे 10-15 मिनट बहुत अच्छी मुलाकात हुई, वो डिस्कस्ड फिल्म्स, उन्होंने मेरे बारे में पूछा। एक्सट्रीमली काइंड पर्सन, वेरी जनरस। एंड उसके बाद मैं चला गया, कोई काम की बात नहीं हुई। एंड 7 डेज़ लेटर आई वॉज ऑन द सेट ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ, क्योंकि उसके 2 दिन बाद मुझे उनके एसोसिएट हैं अब्दुल्ला, उनका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि ये कैरेक्टर हमाद का कैरेक्टर है। तो मैंने कहा मुझे ना बताएं, मैं दरख्त भी बनने को तैयार हूँ नदीम बेग साहब के उसके लिए, जिससे यस। और कपड़े सब छोड़ दें, कपड़े वपड़े, आप मुझे बस डेट बताएंगे एंड आई एम गोना बी देयर। एंड दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। तो देन आई लुक बैक, मैंने सोचा यार मुझे तो कराची में होना ही नहीं चाहिए था। अगर वो ऐड मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि रोज़ मुझे कहते थे कि, तो वो भी ब्लेसिंग थी कि वो 5 दिन डिले हुआ। वो 5 दिन डिले हुआ, 6ठे दिन राव आ रहा था, उसने मुझे कॉल की, उस डिनर पे मैं गया, वहाँ नदीम भाई मिले, एंड देन दिस हैपेंड। और 14 दिन बाद भी आपने सोचा बस कर देता हूँ, यू नो, तब भी आप सोच सकते थे क्या करूँ, ऐसे ही बुरा रहेगा। मुझे था कि वो बंदा प्यार से कहते थे ना कि यार कि किसका दिल रखने के लिए कि 14 दिन बाद आप आ जाना। बट आई एम श्योर ही वाज डूइंग अ मूवी एंड अ ड्रामा एट द सेम टाइम। ही इज प्रोबब्ली द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन in our industry. But he's also very observant and he knows the talent. So I feel कि yeah, ठीक है जी। तो ऐसे आपको मैं मंटो नहीं हूँ मिल गया। तो first person which I mentioned was असद कुरैशी. Second person I think who's राव तो जो मेरा दोस्त, वो तो ठीक है, बट जो इन डायरेक्टर्स में जो नदीम बेग ने जो मेरी लाइफ के ऊपर एक अबाउट द क्राफ्ट, अबाउट जब मैं मंटो पे गया, मैं साइमल्टेनियसली आई वाज डूइंग बज्जो एंड लाइक आई टोल्ड यू, वो एक कॉमेडी कैरेक्टर था विच उसकी पिच थी ये छत फाड़ के भी वो पिच निकल जाए। वो पिच अचीव करने में मुझे महीने लगे थे, बिकॉज इट वाज हाई इंटेंसिटी कॉमेडी, समथिंग लाइक अक्षय कुमार या आप गोविंदा की पिच देख लें। अब उस पिच के साथ मैं आया हूँ पहले दिन नदीम साहब के सेट पे, एंड पहले दिन जब मैंने वो जाके किया तो वो तो परेशान हो गए। एंड 1-2 दिन सीन्स उन्होंने मुझे करने दिए ये वो। अब वो उन्होंने कुछ सोचा कि मैं इससे किस तरह कम्युनिकेट करूँ, तो उनकी भी आप जीनियस देखेंगे, वो मुझे साइड पे लेके गए। उन्होंने कहा हशाम, इतना स्वीट तरीके से बोलते हैं, आप मुझे 1% ऑफ बज्जो दो। मैं कहा 1% पे तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो कहते वही तो मुझे चाहिए। अब 1-2 सीन मैंने किए, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो गया कि ठीक है मुझे नेचुरल एक्टिंग पसंद है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नेचुरलिज्म मुझे नहीं पसंद। मुझे होता है थोड़ी तो बंदा अभी वो हीरो निकलना है, थोड़ा छाप कुछ सीन में दूं डालूं मैं। हाँ। लेकिन वो हो नदीम भाई खुश हुए कि भाई कि बिल्कुल नेचुरल जा रहा है। और
रात को मैं पढ़ के, अब वो स्क्रिप्ट मैं 1000 दफ़ा पढ़ चुका हूँ। वो खलील साहब की कुछ पोएटिक लाइंस होती हैं कि अभी तो इस वक्त तो खैर मेरे दिमाग में नहीं आ रही कि वो उसी उनको एक हीरोइक तरीके से बोलना है। अब मैं नदीम भाई के सामने जाऊँ कि नदीम भाई मैं इसको यूँ भी बोल सकता हूँ, मैं यूँ भी बोल सकता हूँ, आप मुझे एक यूँ करने दें, एक यूँ करने दें। वो मुझे कहें कि देखो मैं पीछे मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया होगा, लाइन ऑलरेडी बहुत भारी है, जस्ट से इट। मैं कहा कुछ भी नहीं करूँ, कुछ जस्ट से इट। तो मैंने कहा ठीक है, फिर जस्ट से इट मैंने कर दिया। फिर आई जस्ट डिड, मैंने कहा कंप्लीटली सबमिटेड। मैंने कहा ऑब्वियसली नदीम बेग मतलब कि, एंड मुझे मज़ा भी आना शुरू हो गया वो पिच। व्हेन आई सॉ द क्लिप, और मैंने उनको फिर कॉल की और मैंने कहा नदीम भाई आज जाके समझ आई कि आप कहना क्या और आपने बोला सॉरी मैंने बच्चों की तरह आपका इतना दिमाग खाया। आई कैन इमेजिन यू नो छोटे बच्चे मुझे यही वाला लॉलीपॉप चाहिए, मुझे यही वाले वो जोक बन गया था। वो कहते थे 1% बच्चों चाहिए, 1% नहीं। बट देखेंगे आप, ये देखेंगे आई एम नोबडी, और वो मेरा ओपिनियन जाके सुन रहे हैं। आई नो आप बोल रहे थे यू आर नॉट नोबडी, बट मैं ये कह रही थी कि आप एक न्यू एक्टर हैं, ड्रामे में रिलेटिवली कास्ट में नए हैं, तो उससे आई वाज एडमायरिंग कि उनकी बात पेशेंस सुनना, ऐसे भाई करना है तो करो वरना जाओ। बिल्कुल ही केप्ट टॉकिंग टू यू, दैट इज सच अ ग्रेट और मैं वो कहता था मैंने यूं करना है अपना, मैं बट आई थिंक उनको शायद ये चीज़ पसंद आ गई थी कि ही इज़ पैशनेट, और ये आइडियाज़ ये पढ़ के आया, इसके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही हैं जो ये डालना चाह रहे हैं। बट आई लर्नड अ लॉट। पहले मैंने सीखा एक्टिंग क्या होती है, वो एक प्रोसेस होता है टू लर्न एक्टिंग। नदीम भाई का प्रोसेस वाज द रिवर्स ऑफ इट, टू अनलर्न एवरीथिंग और जस्ट गो टू द रॉ कोर ट्रूथ के, वो जिस तरह अनियन को पील करते 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 वो जो बिल्कुल कोर क्रक्स है ना। सो बट ये चीज़ अब वहाँ बच्चों में नहीं इस्तेमाल हो सकती थी नेचुरल, क्योंकि वो उसकी एक डिमांड है वेयर आई हैव टू बी इन अ हाई मतलब के इंटेंसिटी के उसके जोन। तो मुझे बताएं ना हमाद बज्जो वाले कैरेक्टर में कैसे बोल रहा था? आई एम वेरी क्यूरियस, आई वांट टू सी। कोई एक दो लाइनें करके दिखाएं जो आप एज हमाद बज्जो वाली इंटेंसिटी पे खेल रहे थे। एज हमाद वो इस तरह था कि जैसे कि बोल रहे थे वो इस तरह, मैं जब पहले सीन गया अजान आके बैठे, अजान वाज ऑलरेडी इन इट, तो मैं यूं बैठा हुआ हूँ गुस्से मतलब कि बैठा हूँ, मैं कहूँ फरहाद मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना यार क्या, तो इस तरह मतलब एक पिच पे तो वो आए, उन्होंने मुझे समझाया कि कहाँ इतना गुस्सा, मतलब कि अभी वो आया है उससे, तो फिर वो समझ आए कि यार देखो फरहाद प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब एक पिच को लेके ठीक है ऊपर भी लेके जाओ नीचे, लेकिन एक बड़ा भाई है, प्यार से समझाओ, सब्र लेके आओ, ठीक है गुस्सा नजर आना चाहिए कि दिल चाह रहा है कि तुम फरहाद को एक चपेट भी मारना चाह रहे हो, बट वो प्यार भी एक बड़े भाई का लेके आओ कि चला गया ना उसके लिए महमल को मिलने, उसको पता है कि भाई कि सुलह अगर टूटती है तो 1000 बंदा मरेगा, लेकिन अब उसका प्यार ऐसा था कि भाई का के सो एक भाई का प्यार, और एंड टू कीप इट नेचुरल, और मतलब कि काफ़ी सीन्स मैंने फिर अपने भी डाले कि वो जो गाड़ी से मैं उतर के जाता हूँ और वो शमरेज सामने से खड़ा होता है तो मैं उसके पास तो शमरेज ब्रो, अब वो ये लाइंस नहीं थी ये, बट आई थिंक इम्प्रोवाइज किया और बहुत मज़ा आया। इट्स 12 दिन होते थे, आई वॉज लाइक अ किड इन अ कैंडी शॉप, मैं अपना सीन करता था, मैं अंदर जाके नहीं बैठता था, मैं नदीम भाई के पीछे जाके चुप करके बैठता था, मैं कहता था मैं इनविजिबल हूँ, मुझे बस बैठने दें। सीख रहे थे आप? बस जो वो कैमरा इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहा था, द वे दे वर शूटिंग इट लाइक अ फिल्म, एंड सुलेमान रज़ाक साहब, द डीओपी, द सिनेमाटोग्राफर, ऑफ अनदर जीनियस। तो अब आप खुद सोचेंगे ये टीम क्या थी, कितना कुछ सीखने को मिल रहा था, कितना कि द वे दे वर शूटिंग इट, मैं स्क्रीन पे देखता था, एक्टिंग के अलावा मेरे अंदर फिल्म मेकिंग की आग नदीम भाई ने जगा दी कि यार कि मैं तो बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ इस पूरी चीज़ का, बट दे ट्रीटेड मी एज एन इक्वल। आपको नज़र आ ही होगा कि मैं कितना एक्साइटेड फिर से हो गया हूँ कि 2 दिन का आपका पार्ट हो सेट पे या आपका 50 दिन का पार्ट हो, आपको दे ट्रीटेड फरहाद को जो अजान को जो ट्रीटमेंट मिल रही थी वही ट्रीटमेंट मुझे सेट पे मिल रही थी। एंड हाउ वाज वर्किंग विद सच बिग नेम्स? ओवरवेलमिंग था, एक्साइटिंग था? डिड यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवन? बहुत ज़्यादा, आई थिंक बिकॉज माशाल्लाह सबके साथ, बाबर साहब के साथ, सबा जी के साथ, यू नो सजल के साथ, अजान के साथ, सबके साथ आपके, एंड दे आर ऑल फैंटास्टिक एक्टर्स।
बाबर साहब की तो आवाज़, आंखें, सबा मैम, नेचुरल, मतलब सबसे कि ज़्यादा मुश्किल किसका था और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किसके लिए था सबसे ज़्यादा? एक्साइटेड मुझे हर एक्टर के साथ मुझे एक्साइटमेंट बहुत ही, छोटा सा छोटा पार्ट भी हो, डर इसलिए नहीं था कि कुछ, जब दूसरा बंदा बहुत अच्छा है ना, मेरा काम 80% हो गया। इट्स जस्ट कि अगर आप और मैं हम टेनिस खेल रहे हैं, आपकी गेम मेरे से बेहतर है, तो बाय द टाइम हम 10-12 गेम्स खेलेंगे, मेरा लेवल बढ़ जाएगा। शायद आपका कम कर दूं, मेरा लेवल बढ़ जाएगा। बट सजल, अजान, द वे मुझे होता, मैं खुद जाता था, मैं कहता था आई वांटेड टू रिहर्स द सीन, तो वो खुद तैयार बैठे होते थे। हम लोग 20-20 दफ़ा, 30-30 दफ़ा, अजान, सज्जल, बोथ ऑफ देम आर वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर्स, वेरी नेचुरल एक्टर्स, बट ऑल्सो देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क which is behind the scenes. And मुझे तो सारे सीन्स अपने बहुत अच्छे लगे। अजान के साथ बहुत मज़ा आया, सज्जल के साथ बहुत मज़ा आया, बाबर साहब के साथ मुझे बहुत कम सीन्स मिले, एंड उनके साथ मैं काफ़ी टाइम ऑफ, मतलब कि ऑफ स्क्रीन भी हम गुजारते थे, तो मैं यही कहता था कि ये एक चीज़ रहेगी मेरे अंदर कि मुझे आपके साथ सीन्स मतलब कि और चाहिए थे। बट होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में। बट व्हाट अ कास्ट, फातिमा जो मेरी बहन प्ले करी है, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करी, एंड शी वाज फिनोमिनल, मतलब कि, एंड शी ऑब्वियसली वो थिएटर से हैं, एंड शी इज़ सुपर टैलेंटेड। वो तो 5-6 चीज़ें कर रही होती हैं, तो उनको थोड़ा सा डाउट होता था। मैं कहता था ट्रस्ट मी, मैं 100 भी नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, जिस सेट पे खड़े होकर तुम पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रही हो जिन लोगों के साथ, एंड नदीम भाई, दिस इज़ हैट्स ऑफ टू यू। ये बताएं कि हमाद साहब फरहाद के अगेंस्ट क्यों चले गए? भाई के साथ क्यों नहीं दे रहा? भाई का साथ क्यों नहीं दे रहा कि फौरन जाके सर पे हाथ रख दिया एंड एवरीथिंग, डजंट ही नो फरहाद तो नहीं मानने वाला? देखिए, भाई के साथ की बात नहीं है, इट्स उसको नज़र आ रहा है कि क्या खून खराब, एक जगह मुझे नज़र आ रहा है कि अब हज़ारों लोग मर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक कारनेज की तरफ ये चीज़ जाने लगी है। इस तरह तो देखें, बाबर साहब भी तो खिलाफ नहीं अपने बेटे के ना, मतलब कि वो एक फादरली लव है, बट उनकी एक सोच है कि अगर तुम ये हरकतें करते रहे तो उनको पता है कि क्या हो सकता है। तो मेरी थॉट अपने फादर के साथ अलाइंड है कि ये सुलह मत टूटने दो। तुम्हारे एक, मतलब कि प्यार की हमें रिस्पेक्ट है, बट एक प्यार के चक्कर में, मतलब कि जो आगे होने जा रहा है, तो उस कॉन्सिक्वेंसेस के डर से वो उसकी सोच के खिलाफ चला गया। एंड टू प्रिवेंट दोज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, दिस इज़ वेयर हमाद इज़ कमिंग फ्रॉम। ही लव्स हिज ब्रदर, मतलब कि गाड़ी से वही उतरता है ना, उसको पता है कि ये अगर उतर गया गाड़ी से, वो सामने शमीरेज खड़ा है, तो ये तो अभी दोनों को, मतलब कि ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे। सो द लव इज़ देयर, बट समटाइम्स आपको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आई थिंक हमाद के अंदर है। और मुझे ये चीज़ें पसंद आई थी व्हेन दे गिफ्टेड मी दिस कैरेक्टर। मैं तो कहूँगा कि ये फैमिली का हिस्सा भी है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है, बाहर से भी आ रहा है। तो जब आप बाहर भी 3-4 साल रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा फरहाद से ज़्यादा एक्सपोज्ड भी है, ह्यूमन राइट्स का पता है, एजुकेटेड है, MBA इसने किया हुआ है, फरहाद उस तरह पढ़ा लिखा भी नहीं है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच मैटर कि ही इज़ मोर अवेयर अबाउट द वर्ल्ड, एंड सो जस्ट ट्राइंग टू डू द राइट थिंग। एंड समटाइम्स अगर आपकी फैमिली बीच में खड़ी हो, आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू डू द राइट थिंग। लेकिन अभी आप ड्रामा देखें, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। आई नो अभी आपका जर्नी मतलब बिगिनिंग ही है, इंशाल्लाह आप आगे बहुत जाएंगे, बट मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशंस में इसलिए भी कभी कभी कर लेती हूँ कि चलें एक सोच हम छोड़ देते हैं ऑडियंसेस के लिए भी, और ऑडियंस के लिए भी, और हमारे मेहमानों के लिए भी, कि एज अ यंग एक्टर विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड यू नो टैलेंट, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ नज़र आती है? हाउ डू यू सी दैट स्क्रिप्ट किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उस स्क्रिप्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन में, या राइटर, डायरेक्टर, उन सब की पर्सनल आइडियोलॉजी जो पब्लिक भी हो, वो कहाँ सेटल डाउन होती है विद योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्क्रिप्ट? क्या इट माइट बी डिफिकल्ट एट दिस स्टेज, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू नो, बिकॉज आपको अट्रैक्शन होगी कि टू डू अ गुड यू नो कैरेक्टर, इवन इफ एज अ पर्सन यू माइट बी मोर इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स टेकिंग सम अदर एक्शन, बट जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो
एवोल्यूशन भी होता है, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है, आप ज़्यादा बेहतर डिसीजंस भी ले सकते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देखते हैं कि एज एन एक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ फॉल करती है? देखिए मैं 2-3 इसके अंदर आई थिंक पार्ट्स हैं, तो आई मैं बारी बारी आंसर करूँ। एक सोसाइटी के साथ आपने पूछा, एक मेरी अपने साथ भी एक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट देखें अभी तक तो आई वॉज इन दैट पोजीशन, जो मेरे पास आया वो मुझे करना पड़ा। अब आई एम अल्लाह का शुक्र इन दैट पोजीशन कि मुझे चीज़ें आ रही वेयर आई हैव सम काइंड ऑफ एन ऑप्शन। मेरा ये ख्याल है कि आई वुड लव टू डू ऑल काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स, जो बिल्कुल एक स्पेक्ट्रम में जो बहुत अच्छा इंसान है टू द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग, जो अल्लाह माफ़ करे ऐसा इंसान जिसकी मैं शक्ल देखना भी मतलब के बर्दाश्त ना करूं, मतलब के विद ऑल काइंड्स ऑफ डिस्पिकेबल एक्ट्स, एज लॉन्ग एज कि उसका एंड, उसका अंजाम उसको ग्लोरीफाई ना किया जाए, उसके साथ एंड में हो बुरा। एंड क्योंकि मैं एज एन एक्टर I would have to play the whole spectrum as an artist. Of course. I have to be a versatile. That makes sense also, and we would also want that, right? अब अजान भी एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, तो as of now आगे जाके क्या होता है हमें नहीं पता। But वो glorify अजान has नहीं is not glorifying. Not glorifying it at all. Exactly, yeah. तो मैं उसको glorify ना करूं and script उसको glorify ना करे, and बाकी अगर उसका अंजाम आप बुरा दिखाए तो I think rather than कि what kind of stories are you talking about, it's कि आप लेसन देखो कितना स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं कि भाई कि इस तरह का हो, अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, आप इस तरह की सोच रखेंगे तो फिर आपका अंजाम भी इस तरह का होगा। वो पूरा सर्कल आना चाहिए। एंड अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि अब बस मेरी तो यही अल्लाह से दुआ है कि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं, ये हम इससे पहले भी बात कर रहे थे बिफोर द कैमरा स्टार्टेड के लीड हीरो वगैरह ठीक है ऑफ़र हो रहे हैं, बट अच्छा पार्ट, मुझे अच्छा कैरेक्टर विद ग्रेट डायरेक्टर एंड अ ग्रेट स्क्रिप्ट, मुझे वो करने में ज़्यादा मतलब कि वो है कि आई गेट टू लर्न अ लॉट। आई वांट टू बी द पर्सन जो सेट पे जिसको सबसे कम पता हो, कि बाय द टाइम ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है कि मैं एक मैसिव, ये लर्निंग मेरे लिए बहुत बड़ी थी जो मैं नदीम साहब के इस सेट से, कि ठीक है मुझे वो पिच भी ऊपर लेके जाने आती है, मुझे कॉमेडी भी मैंने वो भी मेरे लिए था, लेकिन अब मुझे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि विदाउट एक्टिंग जस्ट एक सेइंग द ट्रूथ एज इट इज़, वो भी एक कॉन्फिडेंस नदीम भाई ने दिया है और वो लोगों को पसंद भी आया। जो मैंने देखा कि जो सजल के साथ मैंने सीन किया था उसमें जब मैंने ख़त्म किया था मैंने यही कहा था कि पता नहीं ये किस तरह का होगा, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने फ़ील किया, मैंने सर्कमस्टांसेस फ़ील किए, आगे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ अ कंट्री बैठे हुए हैं एंड आई वाज जस्ट रिएक्टिंग टू हर एंड फीलिंग इट, और अब जो भी है मैंने कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा डाला एंड उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो भी मुझे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं, सो या आई मीन दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई समथिंग रॉन्ग, बट देन अगेन if everything is put right in its place, स्क्रिप्ट सही है, तो मैं हर किस्म का कैरेक्टर, बुरे से बुरा, डिस्पिकेबल से डिस्पिकेबल कैरेक्टर भी प्ले करूँगा, और आई थिंक आप लोग भी यही चाहेंगे कि हर चीज़ प्ले करें। एज यू सेड, एज लॉन्ग एज रिस्पॉन्सिबल कंटेंट है। बिल्कुल। आपको और स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रहे हैं? हैव यू स्टार्टेड शूटिंग समथिंग एल्स, या अभी आप ब्रेक ले रहे हैं? व्हाट्स द प्लान? अभी 2 स्क्रिप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर हुई हुई हैं एंड बस अभी उस पर चल रहा है। अभी हाँ नहीं बोली आपने? नहीं, मुझे 6 महीने हो गए हैं, बीच पे मैंने मंटो का ही थोड़ा सा ये फिनिशिंग पैचअप वर्क था वो कंप्लीट किया है, बट आई थिंक नेक्स्ट मंथ से शायद होपफुली। सो यू टेकिंग योर टाइम टू चूज अ स्क्रिप्ट? मुझे नहीं बुरा लगता, मैंने अभी 13 महीने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम किया कि आई संडेज़ भी मुझे ऑफ नहीं मिलते थे। आई वाज डूइंग पहले 3 प्रोजेक्ट सेम टाइम पे, फिर साइमल्टेनियसली मैंने 2 चलाए। सो आई टुक माई टाइम, आई वेंट टू लंदन, मैंने जाके एक और कोर्स किया 2 महीने का। आप अभी तक कर रहे हैं, सीख रहे हैं माशाल्लाह। मैंने आपको बताया मैं अभी भी 4 प्रोजेक्ट्स के बाद भी शॉर्ट टर्म नैपा का भी कोर्स था, तो मैंने अपने आप को एनरोल कर लिया था, क्योंकि मुझे था कि मुझे बस चाहिए कि मैं फर्स्ट डे ऑफ स्कूल वाले जोन में हमेशा रहना चाहता हूँ। सो नैपा में मैं गया, देयर वर अ लॉट ऑफ गाइस जो पहली दफ़ा एक्टिंग कर रहे थे, तो उनका वो जो पैशन है आप नहीं मैच कर सकते।
बट वो इन्फेक्शियस होता है ना, वो आपको रिमाइंड कराते हैं। हाँ कराते हैं बिल्कुल। या तो मुझे भी ऐसे ही होना था। ऐसा ही या, सो मैं मुझे होता बहुत था। मज़ा आया। मैं कर नहीं सका, मैं 2 हफ्ते किया एंड मैं करना चाहता था और बट ऑब्वियसली मंटो की वजह से मुझे वो ख़त्म करना पड़ा। बट जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता है मुझे अपने क्राफ्ट पे काम करना पसंद है। मुझे अकेला टाइम गुजारना बहुत पसंद है। वापस लाहौर जाके देयर आर डेज व्हेन आई विल नॉट लीव माय हाउस, आई विल प्रोबेबली जस्ट गो वर्क आउट, कुछ देखता रहूँगा या किताब पढ़ता रहूँगा या कोई डॉक्यूमेंट्री देखता रहूँगा या कभी कभार घर में ही चलता रहूँगा। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ गाय आई एम। बट क्योंकि अब मुझे पता है कि इंशाल्लाह अगर काम मिला आगे तो फिर वो देन यूर ऑल आउट। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज सच अ लवली कॉन्वर्सेशन। थैंक यू thank you फॉर so शेयरिंग much. सच गुड थिंग्स अबाउट यू, योर लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। एंड हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द आपको एक बहुत अच्छे, इससे भी ज़्यादा बेहतर ज़बरदस्त रोल में देखेंगे अपने टीवी पे। एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड यू नो आपने काम को एक्नॉलेज किया और जिस तरह एक यंग आर्टिस्ट, एक नए आर्टिस्ट को एक वैलिडेशन मिलती है, तो आई एम लीविंग दिस इंटरव्यू विद अ लॉट ऑफ इंकरेजमेंट, अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड ये भी कि मैं और कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ यार वो लोग देख रहे हैं एंड यू नो कि लोगों को अच्छा लगता है। सो hats off to you and thank you once again for having me here. encouraging us also and appreciating us. आप अपना बहुत ख्याल रखिए. We wish you all the best. Thank you so much. Allah Thank you. Khuda Hafiz.